हेलो एवरीवन, इट्स श्रवण केवल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लेके आए हैं अपनी बायो की हेरा फेरी का नया एपिसोड, दैट इज एपिसोड 6। तो एपिसोड 6 को शुरू करते हैं, जिसमें हम एक नया चैप्टर कवर करने वाले हैं। उस चैप्टर को हम बेसिकली अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो एक इसमें एपिसोड में खत्म हो जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें पार्ट जो है रेफरेंस बुक से इधर उधर से उठाएंगे हम लोग, ताकि एनडीए के लिए और बाकी जो एंट्रेंसेस वगैरह है उन सबको भी हम लोग कवर कर सकें उन एग्जाम्स के लिए भी। तो हम थोड़ा इधर उधर से टॉपिक उठाएंगे। तो बेसिकली एक लेक्चर में खत्म हो सकता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन हम इसको 2 एपिसोड में खींचेंगे ताकि कहीं भी कोई भी कमी ना रह जाए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट इट। गला भी खराब हो गया। चलिए जी, शुरू करते हैं अपन अपना एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड नंबर 7 में आज हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेरिडिटी सिंपल सा वो छोटा सा चैप्टर है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लगता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, दिमाग खराब कर देता है सबका। लेकिन इसे बहुत आसान तरीके से बताऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल एक कहानी की तरह लेके चलेंगे और बिल्कुल उस कहानी को अच्छे से याद करना है, स्टेप बाय स्टेप याद करना। चाहे तो रुक रुक के 2 बार ही देख लो, जो रुक रुक के पढ़ लो, लेकिन अच्छे से याद करना है, इस चीज को अच्छे से समझना। बहुत कहानी की तरह लेके चलेंगे। ये जितना भी मेंडल वेंडल था, जो भी था, पता नहीं क्या क्या क्रॉसेस थे, जब मेरे मेरे टाइम पे मैंने पढ़ा था, मुझे भी बहुत दिमाग खराब हुआ हेरिडिटी का कि क्या बकवास चैप्टर है, क्या इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आज मैं बताऊंगी भैया इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाते कैसे हैं। चलो जी, शुरू करते हैं। तो एपिसोड 7 के साथ अपनी सीट बेल्ट बांध के बैठ जाओ, बढ़िया से पेन कॉपी उठा लो हाथ में, और साथ के साथ इस कहानी को पढ़ते जाएंगे, साथ के साथ इस कहानी को याद करते रहेंगे। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहले जी, हेरिडिटी चैप्टर है हमारा। हमारा चैप्टर नंबर 4 है बायो का। थर्ड जो है रिप्रोडक्शन, वो मैंने अभी कवर नहीं किया, क्योंकि रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले हेरिडिटी की नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है, तभी हमें वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। ये छोड़ दो, हेरिडिटी का मतलब क्या है, छोड़ दो। छोड़ दो इसका मतलब, सिंपल सी कहानी है कि भाई स्कूल की बिल्डिंग होती है। हमें पता है, स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग में बहुत सारे क्लासरूम होते हैं, और उसमें क्या होता है भाई, प्रिंसिपल का ऑफिस होता है, कैंटीन होती है, लाइब्रेरी, ये सब कुछ होता है स्कूल में। ये सब होता है। ठीक है, बिल्कुल हम सेम उसी तरीके से पढ़ेंगे, जैसे स्कूल के अंदर इतने चोचले हैं भैया, क्लासरूम है दुनिया भर के, प्रिंसिपल का ऑफिस है भैया, और क्या बोलते हैं जी, कैंटीन होती है, स्टाफ रूम होते हैं, ये होता है, वो होता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपने सेल के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जिसे हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी बोल है, वो क्या है, हमारा सेल होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमारा जो सेल है वो क्या होगा, हमारी जो पूरी बॉडी है वो होगी भैया हमारा स्कूल। समझ रहे? स्कूल की जो बिल्डिंग है, हमारा जो स्कूल है, वो होती है भैया हमारी बॉडी। तो अपनी बॉडी को क्या मान लो, स्कूल मान लो। स्कूल के अंदर क्या है, बहुत सारे क्लासरूम है, उन सबको क्या मान लो जी, सेल मान लो। ठीक है, और क्या होता है, एक प्रिंसिपल ऑफिस होता है स्कूल के अंदर, उसे हम क्या मानेंगे जी, न्यूक्लियस मानेंगे। तो हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, और हर एक सेल के पास अपना क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि स्कूल होता है, स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लासरूम होते हैं और एक प्रिंसिपल ऑफिस होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस पूरे स्कूल में एक ही होगा, बिल्कुल उसी तरीके से न्यूक्लियस के सेल के अंदर भी न्यूक्लियस जो होता है वो एक ही होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस नहीं होती। इतनी बात समझ में आई? कैसे हमें लिंक करके चलना है। स्कूल होता है जी, स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लासरूम होते हैं जी, और एक प्रिंसिपल ऑफिस होता है जी, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी बॉडी होती है जी, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जी, और हर एक सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है जी। समझ आई? सेल पढ़ रखा है, न्यूक्लियस पढ़ रखा है, क्लास 9 का टॉपिक है, अपनी बॉडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलो, समझ आया, ये बिल्कुल वही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास, अगर मैं बेसिकली बात करूं, न्यूक्लियस क्या है, हमारी बॉडी का क्या होता है, प्रिंसिपल वो होता है, प्रिंसिपल ऑफिस होता है। जैसे हमारी स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफिस होता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी, हमारे सेल के अंदर प्रिंसिपल ऑफिस क्या है, हमारा न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है। अब जो प्रिंसिपल ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस का काम क्या है, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, बहुत सारी चीजें जो जो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी ऐसी डिटेल्स, ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ प्रिंसिपल को पता होती है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा न्यूक्लियस क्या है, प्रिंसिपल ऑफिस है, हमारी बॉडी का प्रिंसिपल है। तो इसके पास भी, न्यूक्लियस के पास भी ऐसी ऐसी वो होंगी, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, ऐसी ऐसी डिटेल होगी जो किसी के पास नहीं होगी, इसके पास खूब से तरीके से रखी होगी। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफिस में क्या क्या इंफॉर्मेशन रखी होगी कि भैया हमें एनुअल फंक्शन कब कराना है, ये कब कराना है, या फिर हमें अपने स्कूल के एडवर्टीजमेंट के लिए और क्या करना चाहिए, या हमें अपनी मैगजीन इस बारी कैसे वो करानी है, क्या उसमें नई चीजें ऐड करनी है, क्या हटानी है, ये कौन से उसके साथ दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग करनी है किसी भी टॉपिक को लेके, ये सारी चीजें जो है चलती हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। प्रिंसिपल ऑफ के पास इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन रहती है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी बॉडी का प्रिंसिपल या हमारे सेल का प्रिंसिपल कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के पास भी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। कैसे कि ये जो इंसान है, इसकी आंख का कलर कैसा होना चाहिए, इसके बाल का कलर कैसा होना चाहिए, इसकी हाइट बड़ी रखूं कि छोटी रखूं, ठीक है, इसका स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, डल होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, जो भी है,
तो ये सारी की सारी चीजें कौन देखता है जी? हमारे सेल के अंदर जो प्रिंसिपल है बैठा है, मतलब कि बोले तो न्यूक्लियस बैठा है, वो इन सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है हमारे सेल के अंदर? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक। अब न्यूक्लियस में ऐसा क्या है कि सब कुछ कंट्रोल करता है? क्वेश्चन बनता है, न्यूक्लियस के पास ऐसा क्या है कि हमने इसे उठा के प्रिंसिपल बना दिया अपनी बॉडी का, अपने सेल का प्रिंसिपल हमने इसे बना दिया। इसके अंदर ऐसा क्या है? चलो जी अब देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है। मुझे बताया प्रिंसिपल ऑफिस है। प्रिंसिपल ऑफिस, हमारी बॉडी का प्रिंसिपल ऑफिस कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। हमारे जो स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के ऑफिस में बहुत सारी फाइल्स रखी होती हैं। फाइल्स में दुनिया भर की डिटेल रखी होंगी, इन्फॉर्मेशन रखी होंगी, किस प्रिंसिपल के साथ, किस स्कूल के साथ मुझे कोलैबोरेशन करना है, या मुझे अपने स्कूल में और क्या स्टार्ट करना चाहिए। फालतू फालतू नहीं, सॉरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रिंसिपल के पास रखी होती है। उसी तरीके से हमारा जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फाइल्स होती हैं। उन फाइल को हम क्या बोलते हैं? उन फाइल को बोलते हैं जी क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं जी? क्रोमोसोम्स होते हैं। जिस तरह प्रिंसिपल के ऑफिस में फाइल्स रखी होती हैं, जिनकी में कुछ ना कुछ डिटेल्स होती हैं, उसी तरीके से हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास भी कुछ फाइल्स होती हैं, पतली पतली सी फाइल्स होती हैं, धागे जैसी लंबी लंबी फाइल्स होती हैं। उन फाइल्स का क्या नाम होता है जी? क्रोमोसोम्स। उन फाइल का नाम क्या है जी? क्रोमोसोम। अब तक हमने कितना पढ़ा? अब तक हमने बहुत बेसिक बेसिक पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर भी धागे जैसी पतली पतली फाइल्स होती हैं, जिनका नाम होता है जी क्रोमोसोम्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का क्या काम होता है? क्रोमोसोम का काम होता है कि अगर किसी का क्या बोलते हैं कि किसी के बाल का कलर ब्राउन है तो वो कैसे है, इस चीज को कौन देखता है? क्रोमोसोम देखता है। किसी की हाइट लंबी है तो वो कैसे है, या किसी की स्किन का कलर ऐसा है तो वो कैसे है, किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, इस सब चीज को कौन देखता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम बैठा है वो देखते हैं। ठीक है। अब एक टर्म आती है हमारे पास, जीन्स। जीन्स क्या है? जीन्स होती है, अब अभी सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारा सेल है। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है जी। न्यूक्लियस क्या है? वो प्रिंसिपल का ऑफिस है। उस प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या रखी है? फाइल रखी है जी। ठीक है, उन फाइल को हमने क्या बोला? क्रोमोसोम बोला। अब उन फाइल के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। उन फाइल के अंदर क्या है? कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो उस फाइल को के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं जी जीन्स। उस इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं जी जीन्स। ठीक है, समझ में आया? न्यूक्लियस था, फिर क्रोमोसोम था, फिर जीन्स था, एनसीजी, ये एक टर्म बनी, समझ आए? अब क्या है? एक टर्म और आती है डीएनए। सबसे पहले डीएनए की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या है? हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रिंसिपल होता है जी, प्रिंसिपल का ऑफिस, जिसे हमने बोला जी न्यूक्लियस। प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या रखी है जी? फाइल। उन फाइल को हमने क्या बोला जी? क्रोमोसोम। उन फाइल के अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हमने क्या बोला जी? जीन्स। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो वो फाइल्स हैं वो भी तो किसी ना किसी चीज से मिलके बनी होंगी। मतलब कि किसी फाइल के अंदर प्लास्टिक की होती है, कुछ फाइल्स होती हैं वो कार्डबोर्ड के होती हैं, कुछ फाइल होती हैं जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिसमें पॉलिथीन वाली शीट्स आती हैं, उस तरह की जो फाइल्स होती हैं। तो फाइल भी अलग अलग तरह की होती है। तो वो फाइल किस चीज से मिलकर बनी होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? वो है हमारा डीएनए, वो मटेरियल जिससे वो फाइल मिलके बनी होती है। अगर उस तरीके से थोड़ा न्यूक्लियस के हिसाब से देखें तो फाइल, हमारी फाइल क्या थी? फाइल हमारा क्या था? क्रोमोसोम था। मतलब क्रोमोसोम किससे मिलके बना है? क्रोमोसोम डीएनए से मिलके बना है। क्रोमोसोम किससे मिलके बना है? डीएनए से मिलके बना है। तो सबसे पहले हमारा होता है जी न्यूक्लियस, जो कि हमारा प्रिंसिपल है। न्यूक्लियस के बाद हमारा क्या आता है जी? हमारा न्यूक्लियस मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के ऑफिस में रखी है फाइल। फाइल बोले तो क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम, ये जो फाइल है, किससे मिलके बनी है? कोई प्लास्टिक से मिलके बनी है, कोई कार्डबोर्ड से मिलके बनी है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर, ये क्रोमोसोम किससे मिलके बनी है? ये डीएनए से मिलके बने हैं। डीएनए एक जगह इकट्ठा होता है और तब जाके वो क्रोमोसोम बनाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है धागे जैसा। क्या तो डीएनए हमारा क्या होता है? इकट्ठा होकर एक जगह मिलके क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम बोले तो फाइल बनाता है। फाइल के अंदर है जी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? उस इन्फॉर्मेशन को हम जीन्स बोलते हैं। वो इन्फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? जीन्स बोलेंगे। समझ आई? तो सबसे पहले हमारा क्या था? न्यूक्लियस था। फिर न्यूक्लियस क्या? हमारा प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या होती है? फाइल्स होती हैं। फाइल्स को क्या बोलते हैं जी? क्रोमोसोम बोलता है। वो फाइल किससे मिलकर बनी होती है? वो फाइल मिलके, सॉरी, वो फाइल मिलकर बनी होगी अलग अलग तरह के मटेरियल से, जिसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। ठीक है, और उस फाइल के अंदर है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? जीन्स बोलेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में, वो बिल्कुल सेम हमारी बॉडी के अंदर चलेगा। अब है यहाँ क्रोमोसोम। हमने क्रोमोसोम क्या? क्रोमोसोम क्रोमोसोम करे जा रहा है, तो ये चीज क्या है? सबसे पहली चीज, जो क्रोमोसोम होता है वो किससे मिलके बना होगा? जो क्रोमोसोम होता है वो हमारा मिलके बना होगा डीएनए से। क्रोमोसोम वाली फाइल डीएनए से मिलके बनी हुई होती है। इतनी बात हमें समझ में। इसका काम क्या होता है? हमें पता है क्रोमोसोम के अंदर क्या है? इंफॉर्मेशन है। मतलब कि क्रोमोसोम के अंदर क्या है? जीन्स है। क्रोमोसोम के पास क्या है? जीन्स है। क्योंकि क्रोमोसोम हमारा क्या है? फाइल है, और फाइल के पास क्या है? हमारी इंफॉर्मेशन है।
तो मतलब क्रोमोसोम के पास क्या है, जीन्स है। अब ये जीन्स क्या चीज है, जीन्स है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो फाइल में है, मतलब कि जिसकी वजह से क्या है, प्रिंसिपल को पता है कि उसे क्या काम करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें। ठीक, तो ये जीन्स जो होते हैं इनका काम होता है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करना। मतलब कि बताती हूँ, चलिए सबसे पहले हम क्रोमोसोम जीन्स, दो टर्म है हमारे पास। क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम जी वो इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमारी, जो किससे मिलके बनी होती है, डीएनए से मिलके बनी होती है। और इसका काम होता है ये चीज देखना, इस चीज को का ध्यान रखना कि जो बच्चा है, बच्चे के अंदर पेरेंट्स से जो कैरेक्टर आया है, कैरेक्टर बोले तो उसका स्किन का कलर, उसकी हाइट, उसका दिखने का तरीका, वो दिखता कैसा है, ठीक है, उसका चलने का तरीका, ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग कैरेक्टर होता है। उसके बालों का कलर कैसा है, उसकी आंख का कलर कैसा है, आई बॉल का कलर कैसा है, ये सब कुछ, उसकी आंख छोटी है कि बड़ी है, ये सब हमारे कैरेक्टर होते हैं। जो हम दिखने में कैसे हैं वो सब क्या आ गया, आता है हमारा कैरेक्टर में आ गया। ठीक है, तो क्रोमोसोम का ये काम होता है इस चीज को चेक करना कि जो भी बच्चा है, वो बच्चा अपने बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर आया है वो कैसा है, मतलब कि उसका कलर अपनी मम्मी पे है या पापा पे है, उसके जो लंबाई है, हाइट है, वो मम्मी पे गई कि पापा पे गई है, उसका जो स्किन का कलर है या बालों का कलर है वो किस पे गया है, कौन से पेरेंट पे गया है, मदर पे गया है कि फादर पे गया है। तो इस चीज को कौन देखता है जी, क्रोमोसोम देखता है। और किसकी मदद से देखता है जी, जीन्स की मदद से देखते हैं। किसकी मदद से, जीन्स की मदद से देखते हैं। जीन्स क्या होता है, दूसरी तरफ जीन्स वो छोटी छोटी सी यूनिट होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जिनकी मदद से क्या होता है, कैरेक्टर ट्रांसफर होता है बच्चे, माँ बाप से बच्चे के अंदर। कैरेक्टर ट्रांसफर होता है माँ बाप से बच्चे के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, हम जीन्स बोलते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा क्रोमोसोम कुछ इस तरह का होता है, ऐसे गोल मटोल सा क्रोमोसोम होता है। इसके ऊपर क्या होते हैं, ये जो दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट कलर के जो स्क्वायर जैसे बने हैं स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, जीन्स होता है। यही जीन्स होते हैं, इन जीन के कारण ही हम, जैसे बोलते हैं ना घर में कि ये तो दिखने में अपनी मम्मी की जैसी है, ये इसकी तो आंखें अपने पापा की जैसी है, तो वो किसकी वजह से है, वो इन जीन्स की वजह से ही होती है। ये जीन्स क्या है, ये वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फाइल के अंदर जो रखी है, फाइल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो ये जीन्स है। और इस जीन्स के कारण ही क्या होता है, कैरेक्टर, मतलब कि हमारा हुलिया दिखने में, हमारी लंबाई, हमारा बालों का कलर, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जीन्स जो है हमारे माँ बाप से हमारे अंदर ट्रांसफर हुए हैं। तो उस चीज को कौन देखता है, जीन्स देखता है। और ये जीन्स होते किसके पास है, ये क्रोमोसोम्स के पास होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये मान लो कि क्रोमोसोम का एक वो है, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम तो हो गया एक पूरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कंपनी हो गई, उस कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो जीन्स होते हैं। और इन कंपनी में काम करने वाले लोगों का क्या काम है, कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई कंपनी चलानी कैसी है, कंपनी चलेगी कैसे, आज यहाँ से पेमेंट कैसे उठानी है, आज वहां से क्या करना है। तो वो सब कुछ जो काम करते हैं वो जीन्स करते हैं। ठीक है, वो कौन कर रहा है, जीन्स कर रहा है। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या होता है, इनके पास बहुत सारे जीन्स होते हैं। ये तो हमें फिगर देख के पता चल गया, ये हमारा क्रोमोसोम है, इसके ऊपर कितने सारे स्क्वायर बने हुए हैं। तो क्रोमोसोम के पास क्या होता है, बहुत सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, और एक क्रोमोसोम के पास बहुत सारे जीन्स है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो जीन होता है, अगर मैं यहाँ से एक जीन उठाऊं, ये वाला जीन उठा ले मैंने कहा कि नहीं मुझे तो बस एक जीन चाहिए, तो ये जो मेरा एक जीन होगा ना, ये एक ही कैरेक्टर को देखेगा, बहुत सारे को नहीं देखेगा। अगर मैंने ये जीन उठाया और मैंने इस जीन को क्या करा, पेरेंट से बच्चे के अंदर ट्रांसफर करवा दिया, लैब में कुछ ना कुछ कर दिया, और मैं देख रही हूँ कि है ये कैसे हुआ, इसके बच्चे का जो क्या बोलते हैं, बालों का कलर है वो ग्रेस है। ठीक है, लेकिन इसकी हाइट और वो सब उनमें तो कुछ चेंज नहीं। तो ये एक सिंगल जीन जो है ना, ये एक सिंगल कैरेक्टर को बताता है। इसका मतलब अगर मैं ये जीन उठाऊं यहाँ से, तो ये जीन क्या होगा, अगर ये बालों का कलर का जीन है ना, तो ये बालों को ही बताएगा। ये नहीं है कि हाइट को बता देगा, नहीं, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। अगर मैंने दूसरा जीन उठाया, ठीक है, तो ये जो दूसरा जीन है ना, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि बालों के कलर के लिए। तो हर एक जीन स्पेसिफिक है और हर एक जीन एक कैरेक्टर को ही कंट्रोल करेगा, मतलब एक कैरेक्टर को ही देखता है। जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे हमारे स्कूल्स में क्या होता है, हमारी क्लास टीचर है तुम्हारी, तो तुम्हारी क्लास टीचर एक ही क्लास की तो क्लास टीचर होगी ना, बहुत सारी क्लास की तो क्लास टीचर नहीं होती। तो जैसे क्लास फर्स्ट ए हो गई, फर्स्ट बी हो गई, तो फर्स्ट ए की क्लास टीचर अलग होगी, फर्स्ट बी की क्लास टीचर अलग होगी। बिल्कुल उसी तरीके से एक जीन क्या करता है, एक ही कैरेक्टर को संभालता है। ठीक है, एक से ज्यादा को नहीं संभाल सकता, समझ आए। जैसे कि मान लो हमारे पास दो जीन है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीन जीन है। तो जो ए वाला जीन है ये बाल के लिए होगा, बालों के कलर के लिए। बी वाला जीन हमारा हाइट के लिए हो गया, सी वाला जीन हमारा स्किन कलर के लिए होगा। उल्टे सीधे नहीं हो सकते, फिक्स होती है ये चीज। और ये चीज फिक्स कैसे की गई, ये चीज हमारे अंदर पहले से ही फिक्स है। हमारे पेरेंट्स से जो बच्चों में जीन्स ट्रांसफर हो रही है, पहले से ही नेचर ने इसे फिक्स करके दिया है। समझ आई। तो साधारण सी बात है भैया, हमने कितना देखा अब तक, हमने इतना देखा कि हमारा क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जी। न्यूक्लियस क्या होता है जी, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स को हम क्या बोलते हैं जी, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। उन फाइल्स के
ऊपर उन फाइल्स के पास क्या होती है, उन फाइल्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जिस इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं जी, जीन्स बोलते हैं। और यही इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रिंसिपल को, मतलब कि न्यूक्लियस को बताती है कि तुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो ये जो फाइल में इन्फॉर्मेशन है, इसी की मदद से तो प्रिंसिपल काम करता है कि स्कूल में कैसे चलाऊं, कैसे ना चलाऊं, कहाँ मेरी मीटिंग है, कहाँ नहीं है। तो ये सब चीजें कौन बता रही है? जो इन्फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, ये इस चीज को बताती है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, क्रोमोसोम्स का मतलब तो था फाइल। फाइल तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन एक स्पेसिफिक फाइल, एक फाइल तो होगी भैया हमारी किस चीज की, जो क्या करती है, उस से संभाल लेगी। क्या बोलते हैं कि हमें स्कूल में कौन सा फंक्शन कराना है, या कौन से बच्चे हैं जिन्हें इस बार ये अवार्ड मिलेगा, या फिर और क्या होता है, या इस बार का रिवेन्यू स्कूल का कितना रहा। तो अलग अलग फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो रिवेन्यू वाली फाइल में तुम्हें रिवेन्यू तो मिलेगा, ये उसमें बच्चों के माँ बाप के नाम मिलेंगे, ऐसे तो नहीं मिलेगा ना। उसी तरीके से बिल्कुल सेम तुम्हें जो स्कूल में इस बार क्या फंक्शंस कराने हैं, क्या को करिकुलर एक्टिविटीज है, उसमें वही सब मिलेगा, या किसी को कोई और रिवेन्यू की डिटेल मिल जाएगी, ऐसे तो नहीं मिलता ना। तो एक स्पेसिफिक होती है जो फाइल्स है, वो बहुत स्पेसिफिक होती है, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है बहुत स्पेसिफिक है। बिल्कुल उसी तरीके से जो जीन्स होते हैं, जो कि क्रोमोसोम के ऊपर बैठे होते हैं, ऐसे गोल 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 गोल, ये क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक जीन स्पेसिफिक कैरेक्टर को दिखाता है, ठीक है। जैसे कि एक क्लास का एक ही क्लास टीचर हो सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक जीन एक ही चीज को बताएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये जब से क्रोमोसोम करे जा रही, जीन करे जा रही, पर ये है क्या, कोई ये तो बताओ। देखो मैं बताऊं तुम्हें, ये है क्या? ये न्यूक्लियस है, सिंपल सेल है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है ना, पता, धागे जैसे, ऐसे धागे धागे वाले स्ट्रक्चर होते हैं। ये धागे धागे वाले स्ट्रक्चर पता क्या होते हैं? ये धागे वाले स्ट्रक्चर बाद में ऐसे मुड़ जाएंगे, ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो जब ये ऐसे बन जाएंगे, इसे क्या बोलते हैं हम? क्रोमोसोम बोलते हैं। फिर ये जो क्रोमोसोम होता है ना, जो धागा था, वो लंबा सा धागा था, वो लंबा सा धागा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद वो क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे बैठ जाता है, क्रोमोसोम के ऊपर बैठ जाएगा। तो जो वो लंबे लंबे धागे थे, कुछ धागे तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसी शेप बना लेंगे, कुछ धागे क्या होंगे, उसके ऊपर बैठ जाएंगे ऐसे। तो जो बैठे हैं धागे इसके ऊपर छोटे छोटे पीस में टूट के, इन्हें हम क्या बोलते हैं? जीन्स। और वो धागा क्या है जिसने ये बनाया और जीन्स बनाया? वो होता है हमारा डीएनए। वो क्या है? डीएनए। मतलब कि जैसे हमारे पास क्या है, एक माला है, मोतियों वाली माला है, या हमारे पास लंबा सा धागा है। हमने क्या करा, लंबा सा धागा हम ले आए, हमने क्या करा, लंबे से धागे को ऐसी ऐसी शेप में बैठा दिया। जब हमने उस धागे को ऐसी ऐसी शेप में बना दिया, तो ये क्या बन गया? हमारा क्रोमोसोम। फिर हमने क्या करा, उस धागे को छोटे छोटे पीस में कट कर दिया, और फिर क्या किया, जो ये हमने बनाया था, इसके अंदर हमने उस धागे को रख दिया। तो ये क्या बन गया जी? हमारा जीन बन गया। ये क्या बन गया? जीन बन गया। और वो जो लंबा धागा जिससे हमने ये बनाए थे दोनों चीजें, उसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। और वो धागा बनता कहाँ पे है? वो धागा जैसे भी बनता है, वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है, वो चीज हमें नहीं देखनी है, ठीक। अब जो क्रोमोसोम है वो कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। हमें पता है जी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोसोम मिलता है जी, और क्रोमोसोम के ऊपर हमें क्या? जीन्स देखने को मिलते हैं, सिंग, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम और जीन है, ये किससे मिलके बने होते हैं? ये हमारे डीएनए से मिलके बने होते हैं, ठीक। अब क्या, जैसे एग्जाम्पल, हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में क्या होंगी, बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो जैसे प्रिंसिपल ऑफिस में बहुत सारी फाइल पड़ी होते हैं, इसी तरह हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और जो फाइल है, फाइल में अलग अलग चीजों की इंफॉर्मेशन होगी, कहीं स्कूल ने कितना कमाया इस बार, ये स्कूल में कितना लॉस हुआ इस बार, ये कितने नए एडमिशन हुए, वो अलग अलग डिटेल। तो वो अलग अलग डिटेल क्या होती है? हमारी जीन कहलाता है। वो अलग अलग इंफॉर्मेशन, तो एक जीन क्या करता है? एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, याद रखो। ये क्वेश्चन में पूछेगा कि एक जीन कितने कैरेक्टर को कंट्रोल करता है? एक को करता है, लेकिन एक क्रोमोसोम मर्द के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, वो तो हमें डायग्राम देख के पता चली है। देखो, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हमारा डीएनए होता है। डीएनए, ये डीएनए क्या करता है? एक लंबा सा धागा होता है, और ये क्या करेगा? लंबा सा धागा अपने आप को ऐसी शेप में बेंड कर लेगा, ऐसे तुरड़ मुड़ हो जाएगा, ठीक है। इस धागे को क्या बोलेंगे? जब ये ऐसी शेप बना लेगा, उस टाइम पे उसे बोलते हैं क्रोमोसोम। जब ये लंबा का लंबा रहेगा, तो हम बोलेंगे उसे डीएनए, ठीक है। लेकिन जब ये थ्रेड ऐसा, ये धागा ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। फिर इस क्रोमोसोम, फिर वो जो धागा होता है, वो कहीं कहीं जगह से टूट जाता है। जब वो कहीं कहीं जगह से टूट गया, तो वो क्या होगा? ऐसे क्रोमोसोम के अंदर फिक्स हो जाएगा। ऐसे क्रोमोसोम के अंदर, ये ग्रीन ग्रीन कलर में दिख रहा है, फिक्स हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं जी? जीन। ये जीन भी किससे मिलके बना है? ये जीन भी उस डीएनए से ही मिलके बना है, जो शुरू में सबसे लंबा धागा आया था। कुछ धागे तो ऐसे शेप में बेंट हो जाएंगे, और कुछ धागे इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे ऐसे। तो जो धागे अंदर फिक्स हुए हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? डीएनए से मिलके बने होते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे जीन्स। अब ये जो हमारे एक क्रोमोसोम, ये हमारा एक क्रोमोसोम है, दिख रहा है? इसके अंदर कितने जीन्स हैं? एक, दो, तीन, चार। तो एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, लेकिन
एक जीन जो होता है वो सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। मतलब कि मान लो इसमें 4 क्रोमोसोम है, तो ये वाला जो ये एक क्रोमोसोम में 4 जीन्स हैं, ठीक है? मान लो ये वाला जीन बाल के कलर के लिए है, ये वाला जीन हाइट को देखेगा कि बच्चे की हाइट बड़ी होनी है कि छोटी होनी है, ये वाला जीन उसके स्किन के कलर को देखेगा कि बच्चे का जो स्किन का कलर है वो हमें गोरा रखना है कि काला रखना है, और ये वाला जीन किसके लिए बोल सकते हैं उसके आंख के जो आईबॉल्स हैं, आईबॉल के कलर के लिए, आंख के कलर के लिए, ठीक है? ये आंख कितनी बड़ी रखनी है बच्चे की, छोटी रखनी है। तो ये जीन इस चीज को देखते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा उसके बाल कैसे होंगे, उसकी हाइट कैसी होगी, उसका ये कैसा होगा, उसका वो कैसा होगा, उसकी नाक कैसी होगी दिखने में, उसके लिप्स कैसे होंगे, ये सारी चीजों को कौन देखता है? ये जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है, ये इस चीज को देखते हैं। ठीक है? एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, लेकिन एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। शायद समझ आ गया होगा। ये था अब तक का खेल। क्या खेल खेला अब तक हमने सिंपल सा खेल खेला कि भाई प्रिंसिपल स्कूल की बिल्डिंग है, उसके अंदर बहुत सारे क्लासरूम है, वो क्लासरूम क्या होते हैं? सेल होते हैं हमारी बॉडी के, और एक प्रिंसिपल ऑफिस होता है हमारी बॉडी का। हमारे सेल के अंदर का प्रिंसिपल क्या है? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? बहुत बड़े बड़े धागे होते हैं, उस धागे को हम डीएनए बोलते हैं। वो धागा क्या करता है? ऐसी अजीब सी शेप बना लेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बना लेंगे, बोल देंगे जिसको हम। उस क्रोमोसोम के अंदर क्या होंगे? वो जो धागा था, उस धागे के छोटे छोटे टुकड़े टूट के फिक्स हो जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। उन जीन का काम होता है ये बताना कि जो बच्चा होगा उसका हाइट कैसी होगी, स्किन का कलर कैसा होगा, बाल का कलर कैसा होगा, बाल की लंबाई कैसी होगी, दिखने में वो कैसा होगा। उस चीज को कौन देखता है? उस चीज को वो जो क्रोमोसोम के अंदर छोटे छोटे से स्क्वायर वाले वो प्रेजेंट थे, जिन्हें हम जीन्स बोलते हैं, वो इस चीज को देखते हैं। एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, लेकिन एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। शायद समझ आई होंगी। तो हेरिडिटी का मतलब यही होता है, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। कैरेक्टर बोल रहा है, ट्रेट बोल लो, कैरेक्टर या ट्रेट दोनों का मतलब एक ही है, और दोनों का मतलब है ट्रेट या कैरेक्टर का मतलब होता है कि हाइट हो गया, जैसे स्किन कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, बालों की लंबाई होगी, ठीक है? तो ये सब या ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे कैरेक्टर बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। तो हेरिडिटी का मतलब साधारण सा है कि किसी भी कैरेक्टर का माँ बाप से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होना। जैसे कि बच्चे की हाइट, माँ बाप की हाइट बड़ी है तो बच्चे की हाइट भी बड़ी लंबी होगी, ठीक है? या माँ बाप के बालों का कलर ब्लैक है तो बच्चे के बालों का कलर भी ब्लैक होगा, इस तरह। तो जो कैरेक्टर ऐसे ट्रांसफर होते हैं, जो तुम्हें लोग बोलते हैं कि भाई तुम तो अपनी मम्मी जैसे दिखने में, तो वो क्या है? वो हेरिडिटी है। क्यों? क्योंकि तेरी मम्मी से कैरेक्टर आए हैं और वो तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो गए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है? जैसे कि आंखों का कलर, हाइट होगी, ब्लड ग्रुप हो गया, ये सब हमारे एग्जाम्पल है कैरेक्टर के। ठीक है? फिर हमें पता है कि भैया इंसान है, हमें पता है इंसान कैटेगरी तो एक ही है, लेकिन हर इंसान दिखने में अलग अलग है। हर इंसान के बालों का कलर अलग है, सबकी हाइट अलग अलग होती है, सबका स्किन का कलर ऐसे अलग अलग होता है। तो ये है क्या? इसी को बोलते हैं वेरिएशन। कि जब जो क्या बोलते हैं उसे, स्पीशीज एक हो, ठीक है, कैटेगरी एक हो, लेकिन फिर भी सब दिखने में अलग अलग हैं। फिर भी सबके, जैसे अगर मैं बात करूं डॉग्स की, तो डॉग डॉग क्या भाई? कुत्ता, कुत्ते हैं, लेकिन हर एक कुत्ता अलग अलग होगा दिखने में। इतनी सारी तुम्हें भी वैरायटी देखने को मिल जाएगी कुत्तों के अंदर भी। या बिल्ली होगी, बिल्लियों में भी बहुत सारे अलग अलग तरह की बिल्लियां देखने को मिल जाएगी, अलग अलग स्पीसीज होंगी उनके अंदर। मतलब प्राणी एक ही है, लेकिन दिखने में सब अलग अलग है। कोई बड़ी हाइट का है, कोई छोटी हाइट का है, किसका कलर ऐसा है, किसी का कलर वैसा है, किसी की शेप ऐसी है, किसी का साइज ऐसा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये जो हमें इतने चेंजेस देखने को मिले, इतने बदलाव देखने को मिले एक ही उसके अंदर, स्पीशीज के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तो वेरिएशन का सिंपल सा मतलब है, इंडिया में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कि जो एक ही सेम स्पीशीज के अंदर हमें इतनी सारी अलग अलग चीजें देखने को मिली। जैसे इंसान, इंसान का मतलब क्या है? इंसान भाई, ह्यूमन बीइंग, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी हर इंसान दिखने में अलग है, हर इंसान की हाइट अलग है, हर इंसान के स्किन का कलर है अलग है। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है वेरिएशन की वजह से। बट बात ये है, ये वेरिएशन आई क्यों? ह्यूमंस, इंसान तो सब एक होने चाहिए थे, लेकिन ये सब अलग अलग क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि ये सब अलग अलग हुए? ऐसे होने का कारण है, एक तो होता है भाई एनवायरमेंटल चेंजेस। मतलब एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है? एनवायरमेंट इफेक्ट करता है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि पहले क्या थे, क्या बोलता है कि बंदर थे हम लोग, और फिर बंदर से इंसान बने, ऐसे ऐसे। अब क्या होता है, कई बार अगर तुम देखोगे कि कोई जगह है, कोई भी जगह है, वहां पे ठीक है आराम से सदियों से, मतलब 10-20 साल से लोग रह रहे थे, ठीक है? या अगर मैं आपका एग्जांपल लूं, आपका एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है,
तो बहुत गर्मी है। पहले क्या होता था, गर्मी पहले पड़ती थी लेकिन उस टाइम पे एसी से नहीं थे, तो वो लोग क्या उस टाइम पे सरवाइव कर गए। या ऐसा होता है कि कहीं जैसे कोरोना आया था, अभी अभी कोरोना में क्या है, कुछ बहुत लोगों की डेथ हुई लेकिन बहुत लोग कोरोना से सफर हुए, बीमार हुए, लेकिन कुछ टाइम के बाद ठीक हो गए। तो वो किसकी वजह से हुआ? वो हमारी बॉडी की वजह से हुआ, वो एनवायरमेंटल चेंज की वजह से हुआ। बोले तो मतलब हमारा जो मेरा शरीर है, अगर मैं बच गई, मैं सरवाइव कर गई कोरोना से, मतलब मेरी बॉडी के ने अपने आप को उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में ढाल लिया और उससे मेरी बॉडी लड़ी और उसने मुझे कोरोना से मरने से बचा लिया। समझ आई? ये होता है वेरिएशन। हमारी सबकी बॉडी का अंदर से सिस्टम अलग अलग होता है, सबकी इम्यूनिटी का सिस्टम अलग अलग होता है। हमारी बॉडी को पता है हम कितनी चीज झेल सकते हैं, कितनी चीज नहीं झेल सकते। क्या मैं इतनी डिग्री का गर्मी झेल सकती हूँ, वो मेरी बॉडी को पता है। तुम्हारी बॉडी क्या पता उतनी डिग्री की गर्मी ना झेल पाए। या मेरी बॉडी जो है, मान लो माइनस में टेम्परेचर नहीं झेल सकती, लेकिन तुम्हारी बॉडी झेल सकती है। तो ये क्या है? ये वेरिएशन है। ये कैसे आती है? ये हमारे एनवायरमेंट में सर्दी गर्मी ये सब पड़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सब से बहुत एनवायरनमेंट में बहुत चेंज होगा, टेम्परेचर बदलेगा, ह्यूमिडिटी बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। तो हमारी बॉडी भी उसी हिसाब से फिर रिस्पॉन्स शो करेगी और हर इंसान की बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स शो करेगी। वरना अगर वेरिएशन ना हुई होती, अगर ये हमारा हम इतने अलग अलग ना होते ना, तो एक बीमारी कोरोना आई थी, पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक बार में साफ हो जाती। तो कुछ लोग मरे, कुछ जिंदा क्यों रहे? इस वेरिएशन की वजह से ही रहे, क्योंकि सबकी बॉडी, सबके सेल्स, सबका डीएनए अलग अलग है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से हम लोग बच पा रहे हैं, हम लोग जिंदा रह गए, और वो लोग मर गए क्योंकि उनकी बॉडी उस एनवायरनमेंट को नहीं झेल पाई, उस चीज को नहीं झेल पाई उनकी बॉडी। ठीक है? तो इसलिए ये वेरिएशन ऐसे हुआ। दूसरा वेरिएशन क्या होता है? रिप्रोडक्शन के कारण होता है। मतलब कि जैसे किसी किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप की इम्यूनिटी अच्छी है। किसी किसी की बहुत वीक होती है, क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप की इम्यूनिटी वीक है। फिर किसकी वजह से? ये रिप्रोडक्शन के टाइम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाना, उस वजह से वेरिएशन आता है। तीसरा क्या होता है? वही रिप्रोडक्शन वाला, रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, उस वजह से वेरिएशन आता है। अब इस वेरिएशन की जरूरत क्या है? इस वेरिएशन की सिंपल सी जरूरत है, अगर वेरिएशन नहीं होगा, सबसे पहली बात तो वेरिएशन इवोल्यूशन लाता है। इवोल्यूशन का मतलब है ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आ जाना टाइम के साथ साथ। जैसे पहले हम लोग बंदर थे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है? कि ये भी हम पढ़ेंगे आगे, इससे अगला टॉपिक भी है। ठीक है? कि पहले बंदर थे और बंदर से इंसान बने, तो ये जो बदलाव हुआ बंदर से इंसान, ये कुछ एक दिन दो दिन, एक साल दो साल में नहीं, और सदियों लगी इस चीज को होने में। ठीक है? बहुत साल लगे इस चीज को, एक साल दो साल का खेल नहीं होता ही। तो ये हमारा इवोल्यूशन होता है कि जो बदलाव हमें देखने को मिला, तो वेरिएशन के कारण ही बदलाव देखने को मिलता है। वरना अगर वेरिएशन नहीं होगा, अगर वेरिएशन ना हो, तो सबके सब कुछ भी दिक्कत हुई, कुछ भी आपदा आई, कुछ भी डिजास्टर आए, सब लोग एक बार में, पूरी पॉपुलेशन एक बार में साफ, सब एक बार में मर जाएंगे। तो वेरिएशन की जरूरत होती है ताकि इस अर्थ पे, हमारे अर्थ पे क्या कर सके, स्पीशीज हो सके, स्पीशीज मेंटेन हो सके। ठीक है? रहने के लिए भी तो कोई चाहिए। कि भगवान ने अर्थ बना दी और तेज सी बारिश कर दी, सबके सब है टैब भूल गए, तो फिर इस अर्थ पे रहेगा कौन? तो स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन की जरूरत होती है। किसके लिए? स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए। और दूसरा क्या होता है? जो वेरिएशन है वो इवोल्यूशन के लिए में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवोल्यूशन में रोल प्ले करने का मतलब है, जैसे बंदर से इंसान बने, इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। कि वक्त के साथ साथ इंसानों के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस देखने को मिले। जैसे कि इसका एक एग्जांपल होता है, एक उसमें आता है, टॉपिक आता है, उसमें क्या था, सबसे पहले जो हमारे जिराफ हुआ करते थे, जिराफ जो थी उनकी गर्दन छोटी होती थी। ठीक है? ये बुक में आएगा। ठीक, उनकी गर्दन क्या थी? छोटी होती थी। लेकिन जब जिराफ ने देखा कि भाई जो नीचे नीचे के पेड़ थे उन पे जो भी लगा होता था, ठीक है, वो फल वगैरह, पेड़ पत्ते वो खा लेते थे वो आराम से। लेकिन जब नीचे के जितने भी पेड़ थे, उन्होंने सारे, जो नीचे के पेड़ थे, उन्होंने नीचे की तरफ पत्तियां थी वो सब खा ली। ठीक है? अब जिराफ क्या हुआ? जिराफ को भूख लगने लगी, अब क्या खाऊं? नीचे के पेड़ तो जो पत्तियां वो सब खत्म हो गई, पेड़ की नीचे नीचे वाली पत्तियां। तो फिर क्या हुआ? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, पता नहीं कितना टाइम लगा, जिराफ की जो गर्दन है वो धीरे 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 बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि उसे उस प्रॉब्लम को फेस करना था। तो नेचर ने क्या किया? उसके अंदर ऐसे चेंजेस करने शुरू कर दिए कि उसकी जो गर्दन है वो धीरे 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 बढ़ने लगी। समझ आए? पहले जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं होती थी, ये साइंटिफिक है, प्रूफ है, साइंस में लिखा हुआ है। वो धीरे धीरे वक्त के साथ लंबी हुई, क्यों? क्योंकि उसे अपनी जरूरतों को पूरा करना था, वरना वो भूखमरी से मर जाते। ठीक है? तो उन्होंने इस तरह से सरवाइव किया। तो ये होता है इवोल्यूशन, ये है इवोल्यूशन का बेहतरीन एग्जाम्पल। एक तो हमारा कि जो बंदर थे वो इंसान में बदले बाद में, और दूसरा जिराफ का होता है। ठीक, इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इवोल्यूशन को कवर। फिर एक साधारण सी टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या है?
जेनेटिक्स का मतलब होता है जिसमें हम ये हेरिडिटी पढ़ते हैं कि कैरेक्टर जो है मतलब जीन जो है कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हुआ माँ बाप से बच्चे के अंदर, ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं, ये बदलाव कैसे आए हमारे एनवायरनमेंट में, कैसे हम लोगों ने इतनी गर्मी में रहना और इतनी गर्मी सहन करनी शुरू कर दी, इस सारी चीज को जो पढ़ना है उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। उस ब्रांच को हम जेनेटिक्स बोलते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इन हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। एक बड़े महान साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्हें बोलते हैं, ग्रोगर मेंडल। ठीक है, ग्रोवर मेंडल जी, इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। ट्रेट का मतलब क्या, अभी बताते हैं। ट्रेट का मतलब कैरेक्टर, जैसे कि आंख का कलर, हाइट हो गई, बालों का कलर, स्किन का कलर, ये कैरेक्टर मतलब कि जो चीज माँ बाप से बच्चे के अंदर आ गई। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वो कैरेक्टर माँ बाप से बच्चे के अंदर आ रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलता है कि तुम्हारे बालों का कलर तो तुम्हारी मम्मी के बालों का कलर जैसा है, पापा के बालों का कलर जैसा, तो वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के कारण वो जो तुम्हारे पापा के बालों का कलर था, तुम्हारे भी बालों का कलर सेम है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तीसरा होता है हमारा अलील। अलील का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स का मतलब है, सिंपल सी बात है, अब तुम अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें बहुत अलग अलग तरह की हाइट के लोग देखने को मिलेंगे। किसी की हाइट 6 फीट हुई तो किसी की 5 हुई, किसी की 4 हुई, किसी की 4.2 हो गई, किसी की 5.3 हो गई, ऐसे अलग अलग तरह की हाइट देखने को मिलेगी। तो इसी को बोलते हैं हम अलील। अलील का मतलब होता है कि एक जीन, अगर हाइट का जीन है ना, हाइट का जीन क्या करेगा, सिर्फ हाइट कंट्रोल करेगा हमारे अंदर, और हमारा और कोई कैरेक्टर कंट्रोल नहीं करेगा। अगर मैं बोलती हूँ कि ये जो मेरा ये बी जीन है, ये बी जीन मेरा हाइट देखता है, तो ये सिर्फ हाइट को ही देखेगा। स्किन कलर या तुम्हारे क्या बोलते हैं, हेयर कलर, आई कलर, उस सबको नहीं देखेगा, ये सिर्फ हाइट को ही देखता है। ठीक है, अब हाइट में भी हम क्या बोल रहे हैं, अब हाइट में ये तो है नहीं कि एक ही तरह की हाइट है, ये तो सब लंबे है सब छोटे हैं, ऐसा तो नहीं होता। बहुत तरह की हाइट है, लंबी, छोटी, मीडियम, ये वो, ऐसी अलग अलग तरह की हाइट्स होती हैं। तो जो अलग अलग तरह की हाइट है, इसी को हम एलील बोलते हैं। मतलब कि जीन तो एक ही है, जीन क्या है हमारा, वो हाइट। लेकिन उस हमें भी हाइट भी बहुत तरह की है, हमें अलग अलग तरह की हाइट देखने को मिलेगी, लंबी, छोटी, ये सब। तो ये जो लंबा छोटा, ये अलग अलग तरह का देखने को मिलेगा, इसे हम बोलते हैं जी एलील। ठीक है, जैसे हाइट लंबी भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है, और बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है। तो ये क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स। जीन्स का मतलब है साधारण सी वो चीज जो कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी, मतलब कि हाइट, वेट, कलर, ये सब, ये क्या है, जीन आ गया। अब जीन के अंदर भी, कैरेक्टर के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिलते हैं। जैसे बालों का कलर किसी का ब्लैक होगा, किसी का ब्राउन होगा, किसी का ग्रेइश कलर का होगा, ये क्या है, ये जो अलग अलग कलर है ये होते हैं अलील। और बालों का कलर, अगर मैं एक बोलूं कि बालों का कलर, वो क्या है, हमारा जीन। समझ आई, जीन और अलील में फर्क क्या है। जीन तो वो एक क्लास आ गई, एक मेन कैटेगरी आ गई, और उसके अंदर जो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोल दूं क्या बोलते हैं, अगर मैं बोल दूं सनस्क्रीन, कि हमें सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए, तो जो सनस्क्रीन है ये क्या है, ये हो गया मान लो जीन। अब सनस्क्रीन में भी तो बहुत सारे टाइप हैं, कि डर्माको की करे, कि सेटाफिल की करे, कि इसकी करे, कि इसकी करे। ठीक है, तो ये क्या होंगी, जो अलग अलग टाइप की सनस्क्रीन आ गई, ये होती है हमारी अलील। समझ आया, बिल्कुल सेम इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर है। फिर क्या है, जो साइंटिस्ट जी थे हमारे बड़े महान, मेंडल जी आए। मेंडल जी बड़े परेशान, मेंडल जी परेशान क्यों थे, मेंडल जी इसलिए परेशान कि भाई ये चल क्या रहा है, ऐसा क्या है, ऐसा कैसे हो गया कि पेरेंट्स से बच्चे के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं, ये क्या है, ये ड्रामा क्या है। तो बड़े परेशान हुए मेंडल जी, बड़ा दिमाग खराब हो, पता नहीं कुछ भी लेके आ जा रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसे ट्रांसफर होंगे, ऐसे बिना ट्रांसफर होता है। तो फिर मेंडल जी के दिमाग में हुई एक चुल। क्या चुल, चुल यही थी कि भाई ये ट्रांसफर कैसे हुए। तो मेंडल जी ने क्या करा, बढ़िया मस्त मजेदार, क्या करा, अपना ऐसे ही काफी पैसा पड़ा था, उठाया, एक प्लॉट खरीद लिया, एक खेत खरीद लिया, ले लिया बढ़िया मस्त, चिल मारने के लिए। उनके दिमाग में चुल तो थी, ठीक है भाई, ले लिया। और ऐसी चुल थी कि आज तक बच्चे परेशान है इस टॉपिक से, ऐसी खतरनाक चुल मेंडल जी ने की। खेत खरीद लिया, खेत में क्या करा, अच्छे से पहले प्लॉट वगैरह खरीदा, उसमें मिट्टी विट्टी डलवाई, उसमें फर्टिलाइजर तो होते नहीं थे उस टाइम पे, जो खाद वगैरह मेन्योर थे वो सब डलवाए, और उठा के लाए मटर के पौधे, मटर के क्या लेके आए, सीड्स ले आए मटर के। बोले मैं तो खेती करूंगा। अच्छा जी, आपको खेती करनी है? ठीक है जी, तो हमें को ये तो बताओ जी, आपको मटर की खेती करनी है, और भी होते हैं भाई, और तो आप गन्ना उगा लो, आप भिंडी उगा लो, ये उगा लो, वो उगा लो, मटर ही काहे उगाना है। तो मंडल जी ने बोला कि मैं मटर इसलिए उगाऊंगा क्योंकि एक तो मटर बहुत जल्दी उग जाता है, ठीक है, और मुझे क्या होगा, जल्दी उगेगा मतलब कि मुझे 1 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ही फटाफट से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि मटर की बहुत सारी, अगर मैं एक ही मटर के पौधे में से मुझे बहुत सारे मटर के दाने मिल जाएंगे, इसलिए उगाऊंगा मैं। हमने सोचा, अच्छा भाई अच्छी बात है,
दिमाग लगा रहा है इंसान, क्योंकि इसे जल्दी भी उगानी है चीज, तो ठीक है भाई मैं मटर उगाऊंगा। और दूसरा क्या होगा, एक ही पेड़ में से दुनिया भर के मटर मिल जाएंगे इसे। मैंने कहा, चलो अच्छी बात है जी। तो उसने बोला कि ये है यहाँ पे मटर, इसका के साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, याद रखना पाइसम सटाइवम, ये याद रखना, अगर पूछ लेगा कल हमको ना बोलना। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम होता है, याद रखिएगा प्लीज, एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो ठीक है भाई, सब बढ़िया था, मटर जो है। और तीसरा हमने पूछा, अच्छा भाई ठीक है, दो चीज तो हम समझ में आ गई, और बताओ जी। और इसने कहा कि मटर जो है ना, उसके पास बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। अब शब्द सुनो, कंट्रास्टिंग भूल जाओ। ट्रेट का मतलब पता है क्या है? ट्रेट का मतलब तो पता है हमें जी, कैरेक्टर होता है जी ट्रेट का मतलब। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब कोई चीज दिखने में कैसी होगी, उसकी हाइट कैसी होगी, उसका कलर कैसा होगा, ये होता है कैरेक्टर तो। अब अगर मैं बात करूं पेड़ पौधे की, तो पेड़ पौधे में कैरेक्टर का क्या मतलब है? पेड़ पौधे में उसकी हाइट कैसी होगी, क्योंकि लंबाई तो पेड़ पौधे की भी बढ़ती है, पेड़ों की भी बढ़ती है, प्लांट्स की भी बढ़ती है। अच्छा जी, दूसरा उसकी पत्ती कैसी होगी, ये भी हो सकता है। तीसरा उसके अंदर जो फ्लावर होंगे वो कौन से कलर के होंगे, ये भी हो सकता है। उसमें जो फ्रूट्स होंगे वो कैसे कलर के होंगे, ये भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। तो अब इसने बोला कि मैं मटर इसलिए उगाऊंगा क्योंकि मटर के पास तो सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कैरेक्टर होते हैं, ये देखो मटर के पास कितने, 7 कैरेक्टर, तो होते हैं, 7 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मटर की, 7। ठीक है, समझ है, 7 कैरेक्टर मटर के पास होते हैं। यही मटर ही एक ऐसा स्पीशीज है, एक ऐसा प्लांट है जिसके पास बहुत सारी कैरेक्टर्स होते हैं। समझ आए, इतना याद रखिएगा। ठीक है भाई, मेंडल जी के दिमाग में चुल थी कि हम तो खेती करेंगे, खेती करेंगे, खेती करने के लिए प्लॉट खरीद लिया, बढ़िया मिट्टी विट्टी डलवा दी, मैंने खाद वाद सब डलवा दिया अच्छे से। ले आए मटर खरीद के बाजार से, चलो भाई मटर उगाएंगे। कौन सा वाला मटर लेके आए, जो हम खाते हैं वो वाला मटर लेके आए, और कैटेगरी होती है मटर की। ठीक है, उसका नाम क्या होता है जी, पाइथन से टाइम उसका नाम होता है जी, साइंटिफिक नेम। ठीक है, अब क्या किया, हमने पूछा, एक आए पड़ोस में रहने वाले के, बोले कि मटर की खेती क्यों करनी है, तुम आलू की कर लो, गन्ने की कर लो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं तो इसलिए मटर की खेती करूंगा क्योंकि खेती जल्दी हो जाती है, 2-3 महीने में मुझे मटर की फसल मिल जाएगी। अच्छा जी, और बताओ जी। फिर उसने बोला मेंडल जी ने कि दूसरा मैं इसलिए करूंगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे कैरेक्टर हैं, अलग अलग तरह की हाइट है, रंग बिरंगा दिखने में है, अलग अलग तरह के फूल है, अलग अलग तरह की कली आएगी उसमें, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो हमने पूछा जी कितने कैरेक्टर हैं ये तो बताओ। अरे 7 कैरेक्टर है उसके पास, 7 अलग अलग तरह की। ठीक है, वो 7 कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और क्या बोला जी मेंडल जी ने, और बोला जी मेंडल जी ने कि मुझे एक ही पौधे से बहुत सारे मटर के दाने मिल जाएंगे, इसलिए मैं मटर की खेती करूंगा। ठीक है, फिर मैं उन्हें बेचूंगा, बेच के मुझे क्या होगा, मेरा मुनाफा होगा। अच्छा, ये बात भी सही है। अब आपको क्या करना है, कि जो 7 कैरेक्टर है मटर के, ये याद रखने हैं मटर की। ठीक है, अब हमारे पास दो टर्म आती है। दो टर्म क्या है जी, हमारी पहली जो टर्म होती है वो होती है हमारी डोमिनेंट। क्या है, डोमिनेंट। दूसरी टर्म होती है रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होती है जो भी चीज रूल करेगी, मतलब कि जिसकी मान्यता ज्यादा होगी, वो होती है हमारी डोमिनेंट। रेसेसिव मतलब जो दब दब के, डर डर के नहीं। ठीक है, वो होगी हमारी रेसेसिव। अब हमारे पास यहाँ कुछ 7 कैरेक्टर हैं मटर के, उसमें से कुछ कैरेक्टर तो है डोमिनेंट, कुछ कैरेक्टर है रेसेसिव। तो इसे इधर लिखे हैं, ये सब के सब क्या है, हमारे डोमिनेंट है। ये वाले क्या है, रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है राजा, और रेसेसिव मतलब होता है रंग। ठीक है, गरीब ये है भाई, अमीर चलेगी हमेशा डोमिनेंट वाले की, रेसेसिव वाले की कभी नहीं चलती। रेसेसिव वाले की कब चलेगी, सिर्फ तब चलेगी जब रेसेसिव के साथ रेसेसिव होगा, मतलब गरीब के साथ अगर मैं गरीब की कंपटीशन करा दूं तभी इस रेसेसिव वाले की चलेगी। वरना जो अमीर है, अंबानी हो गए और भी बड़े बड़े लोग हो गए, उनके सामने हमारे मिडिल क्लास से गरीबों की भाई नहीं चलेगी, सिंपल सी बात है। तो हमें ये चीज याद होनी चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टर रेसेसिव है, तभी जाके हम आगे जो मेंडल में क्वेश्चंस आएंगे, ये जो एक्सपेरिमेंट होगा उसे याद रख सकते हैं। तो ये कैरेक्टर उंगलियों पर रटे होने चाहिए, कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है। अगर कभी भी डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच में कंपटीशन हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो कौन जीतेगा, डोमिनेंट जीतेगा। राजा के और रंग के बीच में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा, राजा ही जीतेगा। ठीक है, तो हमेशा कौन सा जीतेगा, ये जीतेगा अमीर वाला, राजा, राजा जीतेंगे हमेशा, डोमिनेंट वाले जीतेंगे, सिंपल सी बात। तो डोमिनेंट का मतलब क्या है, डोमिनेंट का साधारण सा मतलब है राजा, जो क्या करेगा, हमेशा जीतेगा, मतलब कि इन दोनों की बात अगर कभी करी जाए तो बढ़ चढ़ के राजा आएगा। ये भाई गया, सिंपल। ठीक है, ठीक है भाई, दो तरह के कैरेक्टर, एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, जो शुद्ध राजा होता है, और रेसेसिव कैरेक्टर जो बेचारा चुप ही रहता है, कुछ बोलता है। अब ये क्या था भाई, मेंडल ने फसल तो उगा दी। ठीक है भाई, हमने मेंडल से पूछा, अजी ये तो बताओ, आपने उगा तो दी, आपने बोला कि भाई मटर के पास 7 कैरेक्टर है, पर आपने जो मटर के दाने डालने हैं, जो मटर की फसल उगाओगे, उसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा, 7 है, कौन से पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। उसने कहा कि मैं तो हाइट वाला देखूंगा, मैं हाइट वाले कैरेक्टर को उगाऊंगा। उसने क्या कहा, मटर के दाने डाले, मटर के पौधे डाल दिए खेत में।
डाल दिए। लेकिन उसने जो पौधे डाले उसमें से कुछ पौधे ऐसे थे जिनकी क्या थी, लंबी हाइट थी, कुछ पौधे ऐसे थे जिनकी छोटी हाइट थी। तो भाई मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने अब अपने खेत था, ठीक है, उसका खेत था, खेत के अंदर उसने क्या करा, सीड उगाई। लेकिन उसने दो तरह के बीज लिए, दो तरह के बीज ली, दो तरह की सीड्स ली मटर की। एक तो वो ली जिसकी हाइट क्या थी, लंबी थी, वो मटर के पेड़, मतलब कि ऐसे बीज जिन्हें उगाने से लंबे लंबे हाइट वाले पेड़ उगेंगे, ठीक है। दूसरे उसने क्या ली भाई, ड्वार्फ हाइट वाले, मतलब कि ऐसे सीड्स लिए जिन्हें उगाने से क्या होगा, छोटे छोटे बोने बोने जो हाइट के प्लांट्स जो होंगे, मटर के पेड़ जो होंगे वो उगेंगे, ठीक है। उसने ये एक कैरेक्टर लिया। अब उससे पूछा गया भाई, तूने हमें तो बता दिया कि भाई मटर के पास 7 अलग तरह के कैरेक्टर हैं, लेकिन तू कौन सा लेगा। उसने बोला मैं एक से शुरू करूंगा, पहले एक को करके देखता हूँ। तो उसने क्या करा, सबसे ऊपर हाइट रखा था, उसने हाइट उठा लिया कि चलो हाइट पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी और पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसने हाइट ली तो तुम्हें भी हाइट पे करना है, नहीं, तुम दूसरे पे भी कर सकते हो, सब में रिजल्ट एक जैसे ही आएगा। ठीक, तो उसने हाइट उठा ली, ठीक है। अब उसने क्या करा, बढ़िया से बीज बीज लिए, कुछ बीज लंबी हाइट वाले थे, कुछ छोटी हाइट वाले थे, अच्छे से उसे खेत में क्या करा उसने, बो दिए वो बीज, ठीक है, सो कर दिए। ठीक। अब कुछ हफ्तों बाद, 3-4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद जैसे ही वो आया, उसने क्या देखा कि जितने भी मटर के पौधे उसके खेत में उगे वो सबके सब लंबे हाइट के। व्हाट द हेल इज दिस। उसने तो छोटी हाइट वाले पौधे भी डाले थे, बीज भी डाले थे, सीड डाली थी, लेकिन सबके सब लंबे कैसे उग सकते हैं। उसका घूम गया भाई दिमाग, उसका दिमाग सच में घूम गया। तो उसने सोचा क्या करूं। उसका तो दिमाग सच में घूम गया कि सारे के सारे ये लंबी हाइट वाले कैसे हो गए, ऐसा क्या था। चलो अब देखते हैं ऐसा था क्या, ऐसे हुआ क्यों। अब जो बेसिकली हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि जब उसका दिमाग दिमाग से घुमा के छोटे हाइट वाले आएगा, बड़ी टेंशन का माहौल, बड़ी टेंशन, क्या करें क्या करें। टेंशन से ऐसा काम नहीं चलेगा ना। तो उसने क्या करा, अपना पेन पेपर उठाया। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, पेन पेपर उठाया। हमारे पास क्या है, टॉल सीड्स है, मतलब कि ऐसी सीड्स है, ऐसे बीज थे उसके पास जिससे क्या होगा, लंबी हाइट के पेड़ उगेंगे। कुछ ऐसे थे जिनके पास से छोटी हाइट के पेड़ उगेंगे। अब ये क्या है, उसने लंबी हाइट वाले की जीन उठाए, छोटी हाइट वालों की जीन उठाए, ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर मैं हाइट को मान लूं, सिर्फ हाइट हाइट लूं, सिर्फ हाइट, लंबा छोटा कुछ नहीं देखना, हाइट लूं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं, जीन्स, ठीक है। इनकी पहनने वाली जीन्स नहीं, जीन, समझ आया। न्यूक्लियस के अंदर जो है, क्रोमोसोम के ऊपर जो बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हाइट में अलग अलग तरह की हाइट होती है, लंबी, छोटी, मीडियम, ये वो, तो ये जो अलग अलग तरह के हैं इसे क्या बोलते हैं, हम अलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलील। क्योंकि एक ही जीन की अलग अलग फॉर्म है। जीन कौन सा था हमारा, हाइट का, और उसी की बहुत सारी फॉर्म हो गई, लंबी, छोटी, बीच की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे हम अलील बोलते हैं। इतनी बात समझे, ठीक है। अब उसने क्या किया, अब तुम बोलोगे कि ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्या है, ये है भैया हमारा अलील। ये क्या है, अलील। जीन क्या था हमारा, हाइट था। लेकिन हाइट में जब मेंडल ने सीड बोए, बीज बोए, वो दो तरह के हाइट के थे, एक तो लंबी हाइट के, एक बिल्कुल छोटी हाइट के। तो लंबी हाइट वालों का हमने लिख दिया कैपिटल टी, मतलब कि टॉल, मतलब कि टॉल। हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम क्या होता है, पेयर में होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, पेयर। तो ये भी हम पेयर में लेंगे, ठीक है, ये भी हम पेयर में लेंगे। तो ये क्या है, हमारा अलील है। दो तरह के एलील है, एक तो हमने लंबी हाइट वाले लिए, एक हमने छोटी हाइट वाले लिए, ठीक है। तो छोटी को हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लंबी वाली को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक। तो ये लंबी हाइट के एलील थे जिसे हमने कैपिटल लेटर से लिखा, छोटी वाले को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और जो हम कैपिटल में लिखते हैं ना, उसी को हम डोमिनेंट बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब राजा। तो जो राजा है वही राज करेगा, राजा ही राज करता है, ठीक है। इस तरह जो छोटी हाइट के होंगे उन्हें हम स्मॉल में लिखेंगे, और इन्हें क्या बोलेंगे हम, रेसेसिव। रेसेसिव बोले तो रंक, गरीब। गरीब तो राज नहीं करेगा भाई, राजा ही राज करेगा, समझ गए। तो जो कैपिटल लेटर वाले हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो होते हैं हमारे डोमिनेंट, ठीक है, ये अली। और जो स्मॉल लेटर हमने लिखे हैं वो क्या होंगे, हमारे रेसेसिव होंगे, ठीक है। अब क्या करा, हमने पेन पेपर उठाया, हमने क्या करा, एक तरफ तो लिख दिया डोमिनेंट वाला ली, एक तरफ लिख दिया रेसेसिव वाला। अब इन्हें खोल के लिख लो, ये कैपिटल टी एक साथ लिखे, हमने क्या करा, अलग अलग लिखे, सर्कल बनाए। इस तरह से सेम इन्हें भी अलग अलग लिखे, सर्कल बनाए, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, तुम किसी भी कैरेक्टर को उठा लो, किसी को भी कर लो, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम करेंगे। उठाए। अब मैंने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दी, इस वाले से। जब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो मुझे क्या मिला, ये कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी जब मैं करूंगी तो मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी एक जगह ये मिलेगा। फिर इसकी इससे करा दी एक बारी, तब भी ये मिला, फिर इसकी इससे कराई, और इसकी फिर हमने इससे कराई, तो हमें चार मिले, और चारों के चारों ज्यादा सेम थे। अब मैंने बोला कि जो कैपिटल वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं जी, और स्मॉल वाले को क्या बोलते हैं जी, जैसे स्मॉल टी थे इसे रेसेसिव बोलते हैं जी। पर चलती किसकी है हमेशा, कैपिटल वाले की, राजा की चलेगी जी, डोमिनेंट की चलेगी। अब इसमें क्या है, एक तो है डोमिनेंट,
कैपिटल टी। ए क्या रेसिसिव, स्मॉल टी। चलेगी किसकी, राजा की चलेगी। राजा क्या है हमारा, कैपिटल टी। और कैपिटल टी कौन सी हाइट के लिए था, लंबी हाइट के लिए, टॉल हाइट के लिए था। इसका मतलब ये वाला जो पौधा है ये कैसा है हमारा, टॉल है। समझ आई, शाबाश। चलो जी, ये यहाँ पे हमें दूसरा जो मल्टीप्लाई किया हमने उसमें हमें एक कैपिटल टी मिला, एक हमें स्मॉल टी मिला। कैपिटल टी किसके लिए था, लंबी हाइट के लिए। स्मॉल टी किसके लिए था, छोटी हाइट के लिए। लंबी और छोटी में से चलेगी किसकी, लंबी वाले की चलेगी। और लंबी मतलब टॉल हाइट। तो ये वाला जो पौधा है ये भी हमारा कैसा होगा, टॉल होगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से ये भी टॉल, ये भी टॉल। तो इस तरह से सारे के सारे पौधे टॉल है, निकल गए। इस तरह पूरे के पूरे खेत में जो उसने लंबे छोटे दोनों तरह के बीज डाले थे, लेकिन उसके बाद भी सारे के सारे पौधे जो है वो लंबे निकले, वो इस क्रॉस की वजह से निकले। जब मेंडल ने पहली बार ये अपना मैथमेटिक्स अप्लाई करके साइंटिस्ट को बताया तो दुनिया ने उसे पागल समझा कि ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, बायोलॉजी में मैथ्स कैसे लग सकता है। देखो लेकिन लग रहा है वही बायोलॉजी में मैथ्स। और बहुत सालों के बाद इसका जो काम था उसे दोबारा खोजा गया और दोबारा उसके ऊपर रिसर्च की गई। तब जाके साइंटिस्ट को यकीन हुआ कि हाँ भाई, मेंडल जो है वो सही बोल रहा था, मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो सारे के सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे। ठीक है। तो जब पहली बारी इसने क्या करा, उगाया, तो उसे बोलते हैं F1 जनरेशन, पहली बारी। पहली वाली बारी को क्या बोला हमने, F1 जनरेशन बोला। ठीक है। अब क्या है, इसमें हमारे पास दो टर्म है, एक तो फिनोटाइप, एक है जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसी है वो चीज। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक लेवल पे अगर हम बात करें, जेनेटिक लेवल, जेनेटिक मतलब जो हमें नहीं दिख सकती, जो न्यूक्लियस के अंदर होना है वो है जेनेटिक लेवल। ठीक। तो पहले जब उसने पौधे उगाए उसने क्या देखा, सारे के सारे क्या थे, टॉल थे। हमने ऊपर पढ़ा था उस टेबल में कि एक तो होता है डोमिनेंट कैरेक्टर और एक हमारा रेसेसिव कैरेक्टर। तो डोमिनेंट कैरेक्टर में टोल लिखा था, मतलब टोल और ड्वार्फ में से टोल है वो हमारा डोमिनेंट है और ड्वार्फ हमारा क्या है, रेसेसिव है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि चार पौधे मिले हमें और चार के चार कैसे थे हमारे जी, टॉल थे। टॉल मतलब चार के चार डोमिनेंट थे। तो अगर दिखने में साफ साफ पता चल रहा है सारे पौधे डोमिनेंट थे। तो एक पे फिनोटाइप मतलब दिखने में कैसी होगी, कोई फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। टॉल कितने थे, चार थे। और ड्वार्फ कितने थे, जीरो थे। क्योंकि एक भी पौधा छोटी हाइट का था, ये सबके सब बड़ी हाइट के थे। जब हमने F1 जनरेशन ली थी, क्या ली थी जी, F1 जनरेशन मतलब पहली फसल हमने जब उस मिट्टी पे उगाई थी अपने खेत में, मेंडल जी ने। फिर क्या जीनोटाइप, जीनोटाइप में क्या था, सबके सब ऐसे थे। एक में बड़ा टी, एक में छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, चारों के चारों ऐसे थे। तो सबको हम क्या लिख देंगे, 1:1:1:1 ये लिख देंगे। तो ये जो है एनडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो ये पूछेगा कि बताओ F1 जनरेशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो क्या होगा। हमें पता है F1 जनरेशन मतलब जब हमने अपनी पहली फसल उगाई थी मटर के दानों की, तो उसमें सारे के सारे हमें लंबे मिले। तो लंबे के लिए टोल के नीचे लिख देंगे 4 और छोटा एक भी नहीं मिला तो उसके नीचे लिख देंगे 0। फिर वो पूछेगा कि बताओ जीनोटाइप रेशो बताओ F1 जनरेशन का। याद रखना वहां F1 लिख रहा है, F2 लिख रहा है, क्या लिख रहा है। तो F1 की बात करें तो हमने क्या देखा कि सबके सब दिखने में बिल्कुल सेम थे। दिखने में मतलब जो हम ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये देखना हमें। तो सबके अंदर कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, सबके अंदर सेम था। तो सबको हम 1:1:1:1 लेते हैं। ठीक। उसके बाद आता है जी, चलो मजा नहीं आया, कुछ तो मत थी। उसने याद है मेंडल ने एक और खेत खरीद लिया। चलो भाई बड़े खेत है, मजा नहीं आया। उसने खेत खरीदा बढ़िया तरीके से। उसने क्या करा, इस बार ही देखा कि जो उसे F1 पहले खेत में जो फसल मिली थी, फसल वन पहली जो फसल उसे मिली थी, उसने वही फसल उठाई और उसी फसल के मटर के दाने उठाए और उन्हें क्या करा, नए खेत के अंदर डाल दिए, दूसरे खेत में डाल दिया, वही सेम टू सेम फसल। ठीक है, जो उसे पहली बार में मिली ना, अभी पीछे पड़ गया है जो हम F1 जो उसकी फसल वन थी, उस फसल वन के मटर के दाने निकाले और उन्हें उगा दिया। ठीक है। अब तुम सोचो भाई, उसने मटर के दाने निकाले फसल वन की। फसल में पहली फसल में क्या था, सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। तो उसने क्या करा, ठीक है एक काम करता हूँ, इसी के दाने निकाल के डाल देता हूँ, मुझे सारे के सारे टॉल मिल जाएंगे। टॉल मिलने चाहिए, लंबे पौधे मिलने चाहिए, क्योंकि हमारी पहली फसल में सारे के सारे पौधे लंबे आए। तो अगर मैं लंबो वाले की सीड को ही मिट्टी में डाल के उगा दूं तो भी तो लंबे ही मिलेंगे ना। सही बात है। उसने भी ऐसे ही किया, उसे भी ऐसे ही लगा। लेकिन फिर उसको लग गया झटका। क्या लगा, जोर का झटका। क्योंकि इस बारी पौधे जो है सारे लंबे नहीं आए, इस बारी पौधे आए मिक्स, कुछ लंबे कुछ छोटे। कुछ क्या थे, लंबे पौधे निकले, कुछ छोटे। ये क्या हो रहा है। जब क्या किया उसने, सबसे पहली बार कुछ लंबे पौधे लिए और कुछ छोटे पौधे लिए, उससे सारे के सारे लंबे निकल के आ गए। और जब उसने लंबे उगाए बेचारे ने कि अब लंबे से लंबे उगने चाहिए, उसमें क्या होगा, कुछ लंबे और कुछ छोटे होंगे। आखिर मसला क्या है, कोई ये तो बताओ, मसला बताते हैं क्या है। हमने देखा कि सारे के सारे पौधे लंबे आए पहली बारी में, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये था हमारा पहली बारी में। उसने इसी वाले पौधे की सारे के सारे सीड डाल दी, मतलब ये रही सारे के सारे सीड उसने इसी वाले के डाल दी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब भी एक जगह इकट्ठे होंगे हमें इन्हें क्या करना है, खोल के लिखना है। तो लिख लो भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम इसी तरह लिख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लिया। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हमारे पास ये आ गया।
ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इस तरह हमने मल्टीप्लाई कर दी। जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन स्मॉल टी मिल गया। ये थी हमारी F2 जनरेशन। फसल दूसरी जो हमने फसल उगाई थी उसकी वो है F2 बोलते हैं उसे। मतलब कि कुछ पौधे तो भैया लंबे थे, ये यहाँ पे आएगा जी कैपिटल टी, सॉरी थोड़ी गड़बड़ होगी, यहाँ पे आएगा जी कैपिटल टी। कि कुछ पौधे तो क्या थे, लंबे थे, लेकिन कुछ पौधे क्या थे जी, छोटे थे। ये देखो, ये तीन तो क्या है, लंबे हैं, लेकिन ये एक पौधा जो है छोटा है। मतलब कि कुछ पौधे लंबे होंगे, कुछ पौधे छोटे होंगे। अब मैं इनके रेशियो की अगर मैं बात करूं, फिनोटाइप मतलब दिखने में कैसे हैं। दिखने में तो क्या है, जहां जहां पे भी कैपिटल में होगा ना अल्फाबेट, वो लंबा मानो, ये वो हमारा डोमिनेंट होगा। ठीक है, दिखने में तो देखो यहाँ पे कैपिटल में है, एक भी कैपिटल में हुआ ना तब भी, दो हुए तो कोई टेंशन नहीं, एक भी हुआ तब भी वो लंबा ही पौधा होगा। तो यहाँ पे तो दो कैपिटल टी है, मतलब कि लंबा ही होगा। यहाँ पे एक कैपिटल टी है, कैपिटल की मानेंगे क्योंकि वो क्या, राजा, तो राजा की चलती है, यहाँ पे भी राजा है। लेकिन क्या यहाँ राजा दिख रहा है कहीं, नहीं, दोनों के दोनों रंग, दोनों के दोनों गरीब है, तो गरीब है तो गरीब की चलिए, गरीब की जनता हुई। ठीक है, तो भाई ये तो है भाई, ये बेचारा गरीब। तो तीन पौधे हमारे क्या है, लंबे हैं, और एक पौधा क्या है हमारा, छोटा है। ठीक है, तो फिनोटाइप में हमें क्या लिखेंगे, 3:1 की, क्योंकि तीन पौधे लंबे हैं और एक पौधा छोटा है। हमेशा पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, जो लंबा होगा या जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे डोमिनेंट हमारे क्या है, टॉल है, टॉल कैरेक्टर है हमारा डोमिनेंट। तो तीन पौधे लंबे हैं और एक पौधा छोटा है, इसलिए फिनोटाइप रेशो है 3:1। अगर पूछे हम जीनोटाइप बताओ जी कैसा होगा, जीनोटाइप जानने के लिए हमें कैपिटल टी और ये स्मॉल टी जो लिखा है ना, इस ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये तो बिल्कुल अलग है। क्या कैपिटल टी इनमें से कहीं और है, नहीं है, तो इसे सिंपल लिख देंगे हम 1। क्या लिखेंगे इसे हम, 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी और है यहाँ पे, हाँ भाई, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो दो है, तो इसे लिख देंगे हम 2। फिर देखो क्या, स्मॉल टी ये रहा, और कहीं पे है, नहीं भाई, सिर्फ एक ही है, तो इसे भी क्या लिख देंगे, 1। तो ये होता है हमारा जीनोटाइप रेशो। जीनोटाइप रेशो जो होता है वो एक एक अल्फाबेट को देख के हम गिनते हैं, कि जितनी इस जैसे कैपिटल टी है, अगर इसके जैसे कोई और भी हो तो उसे काउंट करके लिख दो, जिसमें हम एक एक अल्फाबेट को देखते हैं। लेकिन फिनोटाइप में हम मोटा मोटा देखेंगे कि लंबा छोटा है, या येलो कलर या ग्रीन कलर, कैसे कलर का सीड है, व्हाइट कलर का फूल है, वॉयलेट कलर का फूल है, सिर्फ ये चीज देखते हैं हम किसमें, फिनोटाइप में। ठीक है, ये हमारा था भैया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, खत्म। ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसके बारे में हम इतना डरे रहते हैं। क्या करा था, कुछ नहीं करा, खेत लिया खाली, उसमें क्या करा, मटर के दाने उगाए। कैसे दाने उगाए, कुछ दाने तो लिए जिनकी हाइट लंबी थी, कुछ ऐसे सीड्स ली जिनकी हाइट छोटी थी, दोनों को उगा दिया। उगाने के बाद क्या देखा, जो पहले जो फसल मिली F1 फसल, उसमें क्या देखा कि सारे पौधे लंबे हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसका दिमाग घूम गया, जब दिमाग घूम गया उसने क्या करा, जो पहली फसल मिली थी जिसमें सारे पौधे लंबे थे, उसे हमने मिट्टी में डाल दिया, उसके बीज और पेड़ उगाए वेंडल ने। इस बार क्या था, उसे उम्मीद थी कि जब सारे पौधे लंबे वाले मैंने बीज डाले हैं तो मुझे लंबे ही पौधे मिलने चाहिए, लेकिन उसका हो गया भाई दिमाग हैंग। उसे जो है दूसरी फसल में क्या, कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधे मिल गए, उसका सिस्टम हो गया हैंग। तो ये जो क्रॉस होता है इसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब जिसमें हमने सिंगल कैरेक्टर लिया हो, सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि हमने सिर्फ इसमें हाइट हाइट की बात करी, तो सिंगल कैरेक्टर जहाँ लेंगे उसे बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस से हमें दो चीजों का पता चला। सबसे पहले हमें एक लॉ पता चला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कैपिटल टी डोमिनेंट था, स्मॉल टी रिसेसिव था, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो ही हमेशा अपने आप को दिखाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जो रिसेसिव वाला होगा, स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर वाला होगा, वो नहीं दिखाता। तो हमें ये पता चला। दूसरा में पता चला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है जब भी हम क्या करते हैं भैया, क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो हमने ऐसे लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, जो ट्रेट है, ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे ऐसे। ये है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सिंपल, खत्म। ठीक है, ये दोनों के दोनों जब लिखे जाएंगे तो अलग अलग लिखे जाएंगे, जब इनके हम ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो वो अलग अलग कराई जाती है। ये है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो जब इनकी मल्टीप्लाई होगी आपस में, क्रॉसिंग ओवर होगी, तो उस टाइम भी क्या होंगे, अलग हो जाएंगे दोनों, जैसे यहाँ होंगे। फिर क्या थी उसके दिमाग में, उठी दूसरी चुल, उसने कहा कि मैंने तो हाइट हाइट देखी है, अब मैं क्या करता हूँ, दो कैरेक्टर लेता हूँ, हाइट के साथ कुछ और ले लेता हूँ एक भी, अभी तो मैंने सिंगल देखा। उसने कहा ठीक है भैया, ले लो तुम हाइट के साथ कुछ और। तो उसने क्या करा, एक और खेत खरीदा, तीसरा खेत, बढ़िया मिट्टी मिट्टी डलवाई, सब मैन्योर वैन्योर डलवा दे। इस बार उसने क्या करा, दो कैरेक्टर उठाए। एक तो उसने उठा लिया कि सीड की शेप कैसी है, क्या उठाया, सीड, बीज, बीज की शेप कैसी है, और दूसरा उसने उठाया कि सीड का कलर कैसा है। दो कैरेक्टर उसने उठा लिया, सीड की शेप, सीड का कलर। अगर मैं ऊपर टेबल में जाऊं जहाँ पे हमारे 7 कैरेक्टर थे,
मटर के दानों में। तो उसमें क्या है, सीड की दो तरह की शेप हो सकती है, या तो वो राउंड होगी, मतलब जैसे गोल मटोल होगी, या फिर वो रिंकल्ड होगी, ऐसी होगी। दूसरा जो है सीड का कलर, या तो सीड हमारी पीले कलर की होगी, या फिर सीड हमारी कैसी होगी, हरे रंग की होगी। ये दो ही रंग हमारे सीड के हो सकते हैं। उसने उठाया, खेत के दो हिस्से किए। एक हिस्से में तो क्या करा, क्या डाला, राउंड और येलो कलर की सीड डाल दी, राउंड सीड और येलो कलर की होनी चाहिए। दूसरे हिस्से में उसने क्या करा, रिंकल्ड और ग्रीन कलर की सीड डाल दी। अब राउंड में से और रिंकल्ड में से जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो राउंड होता है। ये चीज हमें कहाँ से पता चली, वो टेबल है वो याद करनी। दूसरा येलो और ग्रीन में से जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो ये येलो होता है। तो हमारे क्या होगा, जो डोमिनेंट होंगे, डोमिनेंट वाले एक जगह रहेंगे, रेसेसिव वाले एक जगह रहेंगे। समझ आए, ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये हमें टेबल से पता चला। ये दोनों के दोनों रेसेसिव कैरेक्टर है, तो इन्हें हमने एक जगह लिया। तो कुछ बीज तो हमने डोमिनेंट कैरेक्टर वाले लिए जिनकी राउंड शेप थी और वो क्या थे, येलो कलर की थी। दूसरे हमने जो बीज लिए वो लिए जिनकी रिंकल्ड शेप थी और ग्रीन कलर की थी। उन्हें हमने खेत में डाल दिया। खेत में डालने के बाद हमने बढ़िया पानी वानी दिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद, एक महीने के बाद, कुछ टाइम के बाद हमने क्या देखा कि हमें हमारी पहली फसल मिली। क्या मिली, पहली फसल, F1 फसल मिली। F1 फसल जो होगी उसके अंदर सारे के सारे बीज कौन से होंगे, डोमिनेंट वाले होंगे। जैसे कि हमने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्रॉस कराया था, हाइट ली थी, तो उसमें सारी की सारी फसल हमें कैसी मिली थी, लंबी मिली थी, क्योंकि लंबा वाला, टॉल वाला क्या था, हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर था। बिल्कुल सेम इस तरीके से यहाँ पे हमने दो तरह की, दो कैरेक्टर लिए हैं। एक कुछ तो हमने बीज ऐसे लिए जिनकी राउंड शेप होगी और क्या होगा, येलो कलर की होंगी। दूसरे हमने लिए जिनकी रिंकल्ड शेप होगी और ग्रीन कलर की सीड्स होंगी। दोनों को हमने मिट्टी के अंदर सो कर दिया, बो दिया, हमने पानी वानी दिया, फसल वसल अच्छे से हुई कुछ महीने के बाद। तो क्या देखा, सारे के सारे जो हमारी पौधे थे, पेड़ थे, वो कैसे हुए, ऐसे पेड़ हुए जिनमें येलो कलर की राउंड सीड होगी। कैसी सीड होगी, येलो कलर की राउंड सीड। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हमारी पहली फसल आती है उसमें हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर दिखता है, चाहे उसमें रेसेसिव हो ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पहली फसल हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाएगी। मतलब पहली फसल में राजा ही ऊपर जाएगा, पहली फसल जो हमारी होगी उसमें राजा ही जीतेगा। सिंपल सी बात। ठीक है, तो मेंडल ने ये चीज देखी। अब मेंडल ने क्या देखा कि जब मैंने हाइट ली थी, ये जब मैंने हाइट ली थी उसमें मुझे क्या मिला था, टॉल, जो कि हमारा क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था, वो देखने को मिला था। उसने इस चीज से अंदाजा लगाया कि इस बार भी मुझे क्या मिलना चाहिए, वो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब कि राउंड और येलो, ये मिलना चाहिए। और उसने बिल्कुल वैसे ही पाया, उसे राउंड और येलो कलर की सीड वाले पेड़ मिले। ठीक है, सारे के सारे। तो देखो, राउंड और येलो कलर की सीड वाले पेड़ मिले। अब उसने क्या किया, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने क्या किया था, जो हमारी पहली फसल आई थी उसकी दोबारा से उसके बीज बो दिए थे। ठीक है, यहाँ भी वो सेम होगा, जो हमारी पहली फसल आई उसी के बीज निकाले, राउंड और येलो कलर के, उन्हें बो दिया। जब उसने उन्हें बोया, तो आपके हिसाब से उसे क्या मिलना चाहिए था, बताइए क्या मिलना चाहिए उसे, उसे क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए भाई, जोन से सीड बोएगा वैसी फसल मिलनी चाहिए, लेकिन वैसी नहीं मिलती, बिल्कुल उल्टी मिलती है। ठीक है, तो ये देखो उसके पास ये सीड थे, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये क्या है, ये हमारी राउंड और येलो कलर की सीड है। आर मतलब राउंड और कैपिटल वाई मतलब येलो, राउंड और येलो कलर की सीड है। तो इन दोनों की इसने क्या करा, खेत में इनको जाके बो दिया। जब इसने खेत में जाके बो दिया तो यहाँ पे कैरेक्टर्स क्या होंगे, कैरेक्टर्स सारे के सारे अलग अलग होंगे। ये जो कैपिटल आर है इनके गैमेट बनेंगे। कैपिटल आर जो होगा वो कैपिटल वाई के साथ जाएगा, फिर कैपिटल आर एक बार स्मॉल वाई के साथ जाएगा, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, और ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल स्मॉल वाई के साथ। ऐसे जाएंगे तो हमें चार तरह के गैमेट देखने को मिलेंगे। ये टोटल दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, आठ थे ये। तो इन आठ से हमें चार तरह के देखने को मिले। ठीक है, मतलब दो दो के जोड़े इन्होंने बना लिए। अभी दो दो के जोड़े बना लिए इन्होंने, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि इन इन सीड्स को लेंगे, मिट्टी में बो देंगे, ताकि हमें हमारी दूसरी फसल मिल जाए। तो ये देखो सेम टू सेम है, सेम इधर सेम इधर। ये टेबल बनानी आनी चाहिए, ये टेबल बनानी आनी चाहिए। इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमने लिखा था ऊपर, एक को तो लिख लेंगे ऊपर की तरफ, चार को लिख लेंगे नीचे की तरफ। फिर एक इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसे यहाँ लिख दो। फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसे यहाँ लिख दो। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसे यहाँ लिख दो। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो और जो भी आएगा उसे यहाँ लिख दो, बिल्कुल सेम इस तरह से। फिर इसकी इसमें करेंगे, फिर इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, ऐसे करते करते हमें पूरी टेबल मिल जाएगी जिसमें हमारे 16 बॉक्स हैं। क्या है, 16 बॉक्स होते हैं। तो ये हमारी कौन सी जनरेशन थी, ये हमारी थी F2 जनरेशन। क्या थी, F2 जनरेशन। इस क्रॉस को बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इसके अंदर हमने दो कैरेक्टर लिए। एक तो हमने क्या लिया, सीड का कलर लिया, सीड का कलर जो कि येलो या ग्रीन होगा। एक हमने क्या लिया, सीड की शेप ली जो कि राउंड या रिंकल्ड होगी।
ठीक है। जब हमने ऐसे इनकी क्रॉस कराई तो हमें क्या मिला, रेशियो मिला। फिनोटाइप रेशियो होता है 9:3:3:3:1। जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, ये होता है 1:1:4:1:1, ये याद रख लो। ठीक है, बस सिंपल, इतना ही वो पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ये जो टेबल है ये कैसे बनती है, यानी चाहिए सबसे पहले क्या करा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर दो कैरेक्टर लिए, कौन कौन से लिए, एक तो राउंड लिया और येलो कलर का लिया, राउंड सीड होनी चाहिए, येलो कलर का लिया, और दूसरा क्या होनी चाहिए, रिंकल्ड होनी चाहिए और ग्रीन कलर की होनी चाहिए। जब इन फसल को उसने उगाया, हमें पहली फसल मिली, तो जो पहली फसल मिली उसमें सारे के सारे ये होंगे डोमिनेंट वाले देखने को मिलेंगे, हमें वैसा ही मिला, बिल्कुल डोमिनेंट देखने को मिले। फिर जो डोमिनेंट थे इस फसल को उसने दोबारा उगा दिया, मतलब कि इसी वाले को उठाया, इसी जो पेड़ पौधे उगे उन्हें, उनके बीज निकाले और बीज निकालने के बाद दोबारा से खेत में उगा दिया। तो इस बार क्या मिलेंगे उसे, मिक्स मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे कुछ ऐसे मिलेंगे, मिक्स मिलेंगे उसे इस बार फसल जो मिलेगी। तो वो मिक्स फसल इस तरह की थी, ये मिक्स फसल मिली और इस मिक्स फसल का जो रेशियो था वो ये था, सिंपल। अब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, इससे हमें जो कंक्लूजन मिला वो एक उसने नया लॉ मिला मेंडल का, जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कि जब गैमेट बनते हैं तो ये क्या होंगे, मतलब गैमेट बनना है तो जैसे हमारे पास एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये 8 है हमारे पास। तो ये क्या होंगे, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाएंगे और नए नए तरह के गैमेट हमें अलग अलग तरह के गैमेट बना के देंगे। मतलब कि गैमेट जब बनते हैं, गैमेट मतलब जोड़ा, तो डिफरेंट पेयर ऑफ ट्रेड सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब कि ये अगर गैमेट बना रहा है तो ये इस पे निर्भर नहीं करता गैमेट बनाने के लिए, ठीक है। ये जो कैपिटल आ रहा है वो इनमें से किसी पे निर्भर नहीं कर रहा गैमेट बनाने के लिए, वो अपना गैमेट खुद बनाता है। सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो, खत्म। फिर है हमारा, अभी जो ट्रेट है, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब बालों का लेंथ हाइट होगी तुम्हारी, बालों का कलर हो गया, आंख का कलर हो गया, इसे बोलते हैं ट्रेट। अब ये जो अब हमने देखा कि भाई, हाँ ठीक है, जो बच्चा है बच्चे की जो हाइट है वो छोटी है, ये हुआ कैसे, ये बच्चे की जो बाल का कलर है वो ग्रीन है, ग्रीन, मान लो सपोज ग्रीन है, ये हुआ कैसे, वो ग्रीन कलर आया कैसे, ये ब्राउन कलर आया कैसे। अब देखो वो कैसे है, सबसे पहले बच्चे की माँ थी, मम्मी थी, मम्मी का हेयर कलर था मान लो ब्राउन, हम्म पापा का हेयर कलर मान लो ब्लैक। अब जो डोमिनेंट होगा वही बच्चे के अंदर जाएगा। अब मान लो इसमें से मम्मी का हेयर कलर हो गया डोमिनेंट, मम्मी का क्या होगा, हेयर कलर डोमिनेंट हो गया। तो डोमिनेंट जो मम्मी का हेयर कलर है तो बच्चा है भैया मिंटू। अब जो मिंटू बच्चा है, मिंटू के अंदर मम्मी का हेयर कलर जाएगा, हेयर कलर तो जाता नहीं, जीन जाएगा। तो हेयर कलर का जीन बच्चे के अंदर गया, ठीक है। अब तुम कहोगे कि मम्मी का कैसे डोमिनेंट है, ये कैसे डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हुआ भाई, चलती है एक मीटिंग, पापा के और मम्मी के दोनों के हेयर कलर का जीन होगा, उनके बीच में चलेगी मीटिंग, उनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट होगी, कुछ अग्रीमेंट साइन होंगे, पेपर वेपर साइन होंगे सब, ठीक है। तो उसमें बाद में तय हो गया कि ठीक है एक काम करते हैं, इस बार मम्मी वाले जीन को भेज देते हैं, पापा वाले को रहने देते हैं। ठीक है, बातचीत हुई इनके बीच में, तो मम्मी वाला जीन जाएगा, मम्मी के बालों का कलर है ब्राउन, तो बच्चे का क्या होगा, ब्राउन होगा। तो ये बच्चे का ये जीन जाएगा बच्चे के अंदर, और बच्चे के अंदर ये जीन जाके एक स्पेशल तरह का प्रोटीन बना लेगा, जिस प्रोटीन की वजह से उसके बालों का कलर हो जाएगा ब्राउन। कैसे ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे होता है, सबसे पहले जो दोनों पेरेंट है उनके बीच में बातचीत होगी कि अच्छा मैं जाऊं कि तू जा रहा है, ये ऐसे ऐसे इनके बीच में बातचीत होगी। जब इनके बीच बातचीत होगी डिसाइड हो जाएगी कौन जाएगा, तो वो उस बच्चे के अंदर जाएगा, उसका जीन, वो जीन गया, वो बच्चे के अंदर जीन जाएगा, जीन जो होगा फिर उसके अंदर जाके प्रोटीन बना लेगा एक, और वही प्रोटीन के कारण बच्चे की हाइट, बच्चे के बालों का कलर, उसकी आंख का साइज, उसके बालों की लेंथ, ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, डिसाइड होंगी। ठीक है। उसके बाद आता है ये हमारे पास एक ये लास्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स का साधारण सा मतलब है जेंडर, कि जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, वो कैसे पता चलेगा, हमने पढ़ा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए है, डीएनए के लंबे लंबे धागे हैं, ये लंबे लंबे धागे क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। हमारी बॉडी के अंदर, इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के, 23 पेयर्स, अगर पेयर्स को खोलें तो मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम है। 23 पेयर में से 1 पेयर होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मतलब जो ये बताएंगे कि जो लड़का है, मतलब जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, ये चीज बताने के लिए होते हैं हमारे पास 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और जो 22 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, वो क्या करते हैं, वो ये चीज डिसाइड करते हैं कि बच्चे की, मतलब उनका काम होता है बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब, ब्रेन का आईक्यू, इंटेलिजेंस, इन सब चीजों को देखना। सिर्फ एक पेयर ऐसा होता है जो ये तय करता है, एक पेयर का काम होता है बताना कि बच्चा मेल है कि फीमेल है, और ये एक पेयर ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या होंगे, टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, 46 में से जो 44 होते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स, जो बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट को देखते हैं, प्लस 1 पेयर, 1 पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम आने चाहिए, तो जो दो होते हैं इनका काम होता है 2 क्रोमोसोम का ये चीज तय करना कि जो हमारा बच्चा होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, सिंपल।
ठीक है। अब ये चीज डिसाइड कैसे होती है? अब सबसे पहले मान लो मेल है, मेल के अंदर होता है एक्स वाई सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक्स वाई वाला क्रोमोसोम होगा मेल के अंदर। ये 44 तो दोनों के अंदर सेम होंगे, बस फर्क क्या है कि मेल के अंदर होता है एक्स वाई वाला और फीमेल के अंदर होगा एक्स एक्स वाला। मतलब कि अगर कहीं पे भी एक्स वाई आ गया इसका मतलब वो मेल है, और कहीं भी अगर एक्स एक्स आ गया इसका मतलब वो क्या होगी? फीमेल होगी। बस इतना याद रखो। अब इसमें क्या है, हमने क्या करा, 44 को छोड़ दिया क्योंकि ये दोनों के अंदर सेम है, तो इनका कोई फायदा नहीं है। हमने क्या करा, एक्स वाई उठाया और एक्स एक्स उठाया। ठीक है। अगर मेल के अंदर जो है एक्स वाई है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स है, दोनों की क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी, दोनों की रिप्रोडक्शन हुई, तो उसमें क्या होगा? इसका एक्स और इसका वाई अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। इसका एक्स और इसका एक्स अलग अलग हो गया, दोनों अलग हुए। जब दोनों अलग हुए फिर क्या होंगे? अलग होते ही हो जाएगी मल्टीप्लाई। जैसे ही इसमें ऐसे क्रॉसिंग होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो हमें क्या देखने को मिला कि दो तो हमारे पास एक्स एक्स थे, जहां पे एक्स एक्स आया इसका मतलब वो फीमेल हुआ, तो ये क्या है? मतलब कि फीमेल हुआ। और दो एक्स वाई थे, इसका मतलब कि मेल या बॉय। इसका मतलब अगर मैंने देखूं दो तो एक्स एक्स है, दो एक्स वाई है, इसका मतलब 50-50% चांसेस है लड़का होने के या लड़की होने के। ठीक? जो बच्चा है वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकता है, इसके 50-50% चांसेस है। ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इसमें हमें पता है टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 में जो 44 तो होंगे मेल फीमेल के अंदर सेम होंगे, सिर्फ दो हमारे एक्स वाई क्रोमोसोम और एक्स एक्स क्रोमोसोम, यही दो क्रोमोसोम ऐसे हैं जो तय करते हैं कि बच्चा लड़का है या लड़की है। तो इसमें सिंपल हमें इनकी क्रॉस करानी, क्रॉस कराने के बाद क्या होगा? हमें पता चल जाएगा कि जो बच्चा होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगा। सिंपल, जहां अगर एक्स एक्स आया तो लड़की है और अगर एक्स वाई आया तो लड़का है। फिर सिंपल सी एक टर्म है ट्रेट। ट्रेट का मतलब साधारण सी बात है कैरेक्टर, मतलब किसकी हाइट, उसके बालों का कलर, आंख का कलर, ये है ट्रेट। अब हमारे पास दो तरह की ट्रेट, मतलब दो तरह के कैरेक्टर होता है, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। एक्वायर्ड कैरेक्टर वो होंगे जो हम अपने एनवायरनमेंट को देखते ही हम बाहर से डेवलप करते हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है। इनहेरिटेड कैरेक्टर वो होंगे जो हमें हमारी पीछे से जनरेशन से पास ऑन हुए हैं, मतलब कि हमारे पेरेंट्स से जो हमें मिला है वो होंगे हमारे इनहेरिटेड। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तुम्हारे बालों का कलर, तो ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हारे पेरेंट्स से है, वो होगा हमारा इनहेरिटेड ट्रेट। और अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम्हारे मसल्स वगैरह, मसल बहुत अच्छी है, ये मसल क्या है? तुमने खुद बनाई है, खुद जिम किया, काम किया, मेहनत करी, उससे तुम्हारी मसल डेवलप हुई, तो ये हो गया एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड ट्रेट, ट्रेट बोल लो कैरेक्टर बोल लो एक ही बात है। इनहेरिटेड ट्रेट या इनहेरिटेड कैरेक्टर कौन सा होगा? जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला। सिंपल, खत्म। ठीक है। उसके बाद है भाई ये एक माइंड मैप जिसमें हमारा पूरा का पूरा लिखा है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में हेरिडिटी होता क्या है हमने वो पढ़ा, जीन्स क्या है ये पढ़े, फिर जीन पढ़ लिया, क्रोमोसोम पढ़ लिया, डीएनए पढ़ लिया, एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप ये पढ़ लिया। मेंडल अंकल है, मेंडल अंकल ने 3 लॉ दिए। पहले जो 2 लॉ थे वो किससे मिले हमें? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मिले। किससे मिले? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या कहा कि जो राजा होगा वो हमेशा राज करेगा, मतलब कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था कि अगर कोई भी एलील ऐसे ऐसे लिखे हैं तो ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे, इस तरह सर्कल में अलग हो गए। ये था हमारा 2 लॉ। तीसरा जो लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये किसने दिया? ये दिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस से, जिसमें उसने 2 कैरेक्टर लिए थे। 2 कैरेक्टर कौन से लिए थे? कि जिसमें राउंड और येलो कलर की सीड होगी या रिंकल्ड और ग्रीन कलर की सीड होगी। 2 कैरेक्टर उसने जब लिए तब उसने तीसरा लॉ दिया था। तीसरे लॉ में उसने क्या कहा था कि जो जब गैमेट बनते हैं, गैमेट बनते टाइम जो एक ट्रेट है वो दूसरे पे निर्भर नहीं करता, ऐसा था। ठीक है। फिर क्रोमोसोम इनहेरिटेंस, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये था। फिर मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, इसका रेशियो याद होना चाहिए। फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस था। उसके बाद क्रोमोसोम्स पढ़ा। फिर एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है वो पढ़े। बस इतना ही है इसमें। ये सब था, सारा बेसिक्स कवर हो गया, सब कुछ कवर हो गया। ये था पार्ट 1 हेरिडिटी, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है सिंपल चैप्टर। लेकिन अभी हमें इवोल्यूशन भी पढ़ना है, उसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। इवोल्यूशन में शायद वो ना पूछे, लेकिन चांसेस होते हैं पूछने के, क्योंकि चैप्टर होता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमने मेन चीज पढ़ी, सबसे पहले क्या पढ़ा भैया? न्यूक्लियस होता है जो हमारा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जी हमारा? न्यूक्लियस के अंदर से लंबे लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे बोलते हैं जी हम डीएनए। ये डीएनए बाद में बना लेगा जी क्रोमोसोम, और इस डीएनए के टुकड़े क्रोमोसोम में फंस जाते हैं अंदर ऐसे छोटे छोटे, उन्हें हम क्या बोलते हैं जी? जीन्स बोलते हैं। तो एक क्रोमोसोम में क्या होंगे? बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, लेकिन एक जीन जो है वो जो डीएनए के टुकड़ा है फंस गया था, ये जीन, एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, मतलब एक जीन एक ही कैरेक्टर को संभालता है, एक ही कैरेक्टर पकड़ सकता है और फालतू के नहीं पकड़ सकता। मतलब अगर मैं बोलूं जीन ए, तो ए जीन जो है सिर्फ हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तुम्हारे उसके लिए नहीं होगा, बाल के कलर के लिए, आंख के कलर के लिए। तो इस तरह हर एक जीन एक सिंगल कैरेक्टर को देखता है, और जीन ही होता है जो माँ बाप से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है। सिंपल सी बात, जीन ही ट्रांसफर होता है माँ बाप से बच्चे के अंदर। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप समझ आया होगा, और नहीं आया तो दोबारा देखो, आएगा। बाकी अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, लिख देना।
ताकि हम इसे और अच्छे से पढ़ सकें। इसमें क्वेश्चंस भी लेके आएंगे हम, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर, कॉम्प्लेक्सिटी भी बस ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इन्हीं में आती है। एक बार तुमने पकड़ लिया ऐसे कहानी की तरह पकड़ लो, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। फिर तो मोनो हाइब्रिड हाइब्रिड है, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या, दोनों में सिमिलैरिटी थी कि जब F1 जनरेशन मिली उसमें डोमिनेंट वाले कैरेक्टर दिख रहे थे, और जब हमें F2 जनरेशन मिली तो उसमें क्या थे, उल्टा हो रहा था, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों मिक्स होके दिख रहे थे। ठीक है, बस दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।